गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण में 1 दिसंबर, दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को गुजरात की सभी 182 सीटों के नतीजे आएंगे। गुजरात का मूड जानने के लिए सी वोटर ने सबसे ताजा ओपिनियन पोल किया है। अक्टूबर महीने में किए गए इस सर्वे में 22,807 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% तक है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आज हम लेकर आए गुजरात का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। वक्त हुंकार का होता है, लेकिन 6 बजे भी आप ओपिनियन पोल का दूसरा सिरा देखने वाले हैं। मेरी सहयोगी चित्रा मेरे साथ यहीं 5 बजे जुड़ चुकी हैं। उनसे आगे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और सबसे तेज नतीजे 8 दिसंबर को आप एबीपी न्यूज पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गुजरात की जनता का मूड क्या है? गुजरात में किसकी आंधी है? मोदी, केजरीवाल या रेस में राहुल गांधी है? हर किसी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से जीत की रणनीति और स्ट्रैटेजी बना रहा है। लेकिन जनता के मन में जो छिपा है, जनता जो सोच रही है, जो आदमी या जो नेता वो चुनेगी, वही सत्ता पर राज करेगा। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लोग किसे पसंद कर रहे हैं, किसे कितनी सीटें मिलने जा रही है, आज यही आप एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में देखने वाले हैं। स्क्रीन पर कैसे आपको नंबर दिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं। मेरी दोनों तरफ आप रीजन के आंकड़े देखेंगे। ऊपर जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, वहां ऊपर ये आंकड़े जुड़ते चले जाएंगे। यानी टोटल गुजरात की 182 सीटों में बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, आम आदमी पार्टी को कितना, वो ऊपर वाली पट्टी में अलग अलग रीजन्स जो हैं, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और सेंट्रल गुजरात, ये हमने साइड में आपको दे रखे हैं। स्क्रीन पर नीचे की तरफ आप देखेंगे जिलों में वोटिंग कब होने वाली है, कितनी तारीख को किस जिले में वोटिंग होगी। तो पर्दा उठाएंगे और नंबर दिखाएंगे। उस नंबर का विश्लेषण करने के लिए एक्सपर्ट्स और राजनीतिक मेहमानों का खास पैनल भी आज हमने इनवाइट किया है। और जैसा मैंने आपको बताया था, मेरी सहयोगी डेटा दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा त्रिपाठी लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन कौन सी पार्टी को मिलेंगे कितने, ये सब चित्रा आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब हम ये ओपिनियन पोल शुरू करें। आप ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। वैसे तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात का सियासी माहौल गर्म हो चुका है, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के बाद राजनीति का पारा और चढ़ने वाला है। पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर चुनाव 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को सभी 182 सीटों के नतीजे आएंगे। सवाल ये है कि गुजरात में सत्ता का स्वाद कौन चखेगा? बीजेपी यहाँ 1995 से लगातार सत्ता में है। जीत का सिक्सर लगा चुकी बीजेपी इस बार 7वीं बार सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। एवा गुजरात ने हूँ नमन करूँ छू, एवा गुजरातियों ने नमन करूँ छू भाइयों बहनों। गुजरात में पिछले 6 चुनावों से कांग्रेस विपक्ष में है। सत्ता में आने के लिए लगातार संघर्ष कर रही कांग्रेस के लिए इस चुनाव में चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहाँ ताकत झोंके हुए है। आज आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम क्या केजरीवाल की वजह से बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाएगा? गुजरात में किसकी कितनी है तैयारी और कौन है किस पर भारी? पेश है गुजरात चुनाव पर सबसे ताजा ओपिनियन पोल।
और जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर, ये तीनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक पीयूष जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और चित्रा त्रिपाठी को आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चित्रा, गेम को शुरू करें, नंबर का आंकड़ा शुरू करें, और इसीलिए शुरुआत गुजरात के इस ताजा ओपिनियन पोल से करना जरूरी है। चित्रा, अपने पिटारे में से क्या खोलने वाली है आज आप? देखिए, बहुत सारे सवाल हैं रुबिका, जिसका जवाब जो गुजरात की आम जनता है, न सिर्फ वो बल्कि अब तो पूरा देश ही जानना चाहता है, क्योंकि गुजरात के मन में क्या है ये देश को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुजरात ने इस देश की सियासत को पूरी तरह से 2014 के बाद बदल कर रख दिया। इसी वजह से आपको बताते चले 1995 से जब से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई उसके बाद से कभी भी उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। सबसे ज्यादा सीटें 121 सीटें 1995 में उसने हासिल की थी, 127 सीटें उसने हासिल की थी 2002 में, लेकिन सबसे कम सीटें अगर इन तमाम ईयर्स में हम देखें तो उसको मिली थी 2017 के चुनाव में। अब आ जाते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, गुजरात की जनता के बीच जाकर जब हमने ये सवाल पूछा कि गुजरात का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, तो देखिए किस तरह का जवाब मिला है। गुजरात का ये ताजा ओपिनियन पोल है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो बेरोजगारी को 33% लोग सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं, महंगाई 5% लोग, बुनियादी सुविधाएं 18% लोग, कोरोना में जो कामकाज हुआ था उसको लेकर 4% लोग बताते हैं कि वो बड़ा मुद्दा है, किसान को लेकर 15% लोग, कानून व्यवस्था 3%, भ्रष्टाचार 6%, राष्ट्रीय मुद्दे 2% और अन्य 14%। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा 33% के साथ, बुनियादी सुविधाएं 18% के साथ, और तीसरे नंबर पर किसानों का आ जाता है 15% के साथ। और अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं, और यह सवाल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार किस तरह का कामकाज कर रही है, इस पर मुहर आम जनता की बेहद जरूरी है। इसीलिए हमारा अगला सवाल था, राज्य सरकार का कामकाज कैसा है गुजरात में। सी वोटर का ये जो सर्वे है आप देखिए, अच्छा बताने वाले 44% हैं, औसत बताने वाले 24% हैं और खराब बताने वाले 32% हैं। तो यहाँ पर अच्छा बताने वालों की तादाद ज्यादा है 44% के साथ, और औसत बताने वालों की 24% तादाद है रुबिका। तो ये दो सवाल गुजरात की जनता के बीच में जाकर जब हमने पूछा तो उसके ये जवाब मिले, और इसके जरिए आप समझ सकती हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है गुजरात का। लेकिन इसी के साथ ही साथ जब सरकार के कामकाज की बारी आती है तो अच्छा मानने वाले 44% लोग हैं। रुबिका, चित्रा, लगातार ये आंकड़े हम तक पहुंचाती रहिएगा, और इस बीच अगर आपके मन में कोई सवाल है, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सवाल, क्योंकि आप तो इस बीच गुजरात हो भी आई हैं 2-3 मरतबा, आप वापस वहाँ जाने भी वाली, इनफैक्ट हम वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये सिलसिला सबसे पहले सवाल से पीयूष जी से ही शुरुआत करने वाली है। पीयूष जी, आज तो आपने एक नए चेहरे का ऐलान भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान में अपने आप को पूरी तरीके से डालते हुए, झोंकते हुए नजर आ रही है। तो पीयूष जी, ये बताइए कॉन्फिडेंस कितना हाई है? 1998 के बाद से गुजरात में बीजेपी लगातार है। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले करीब जनता दल के लड़ने के बाद से यदि हम देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे थोड़ा एको आ रहा है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। मैं एको ठीक करवाती हूँ पीयूष जी। मेरा ये कहना है कि जो यदि हम, जी ठीक है, मैं फिर दोबारा, पहली बार ऐसा हुआ है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, चलिए, आप मान तो रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि अब तक तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का नाम तक नहीं ले रही थी, वो तो सिर्फ इशारा कर रही थी बीजेपी की तरफ। देखिए, क्योंकि बीजेपी पिछले 3 दशकों से है, और यदि 3 दशकों से कोई भी यदि पार्टी शासन में है तो निश्चित तौर से जो पहला आपका विपक्ष का जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है, तो प्रश्न तो बीजेपी से ही पूछे जाएंगे। पर कांग्रेस को यदि कोई रूल आउट करे तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के भी जो शीर्ष नेतृत्व है और गढ़वी जी जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, कोई भी निग्लेक्ट तो किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करने वाला है। सब लोग समझदार लोग हैं, तो मेरे ख्याल से सभी लोग लड़ाई में हैं, सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। समझदारी दिखा रहे हैं। आलोक जी भी हमारे साथ और नलिन कोहली जी भी बने हुए हैं। नलिन जी, बेरोजगारी 33%, सबसे बड़ा मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की कहीं ना कहीं तो आपको चोट पहुंचाएगी, ऐसा लग रहा है? रूबिका जी, लेकिन साथ साथ आप देखिए 42% कहते हैं काम अच्छा है,
मेजॉरिटी मान रहे हैं कि काम अच्छा है, और औसत का फिगर और मेजॉरिटी मिलाए तो खराब सिर्फ 32% है। इसीलिए क्या है कि इन सारे आंकड़ों को जब होलिस्टिकली हम देखेंगे, मुझे लगता है वो बात घूम के वही आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार गुजरात में इन दशकों से है एक रूप से, और हम इस बार भी चुनाव में उतर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि जनता के बीच हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा और आशीर्वाद। आलोक जी, चित्रा ने अभी बताया आंकड़े, बेरोजगारी 33%, महंगाई महज 5%, कामकाज को लेकर अच्छा कहने वाले 44% है सर, और औसत कहने वाले 24% और खराब कहने वाले 32%। लेकिन औसत और अच्छा को अगर आप मिला देंगे तो अराउंड 68%। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि औसत और खराब को अगर मिला दें तो 56% भी होता है। लेकिन बात यह है कि जिसको सबसे ज़्यादा किसान के मामले में समृद्ध राज्य माना जाता है, वहाँ पर 15% किसान का मुद्दा आ रहा है। बेरोजगारी, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड स्टेट रही है हमेशा से, मोदी जी से भी पहले और कांग्रेस से भी पहले, वहाँ बेरोजगारी 33%। जहाँ पर बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाएं इतनी बड़े मुद्दे पर हों, वहाँ महंगाई मुद्दा 5% हो, इस पर एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी चीज़, वो काम बहुत अच्छा है। आप देखिए 6000 स्कूल बंद कर दिए, ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही हैं, जिस तरह से 22 पेपर लीक हुए, एक SIT का जवाब नहीं है, 28 आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा है वहाँ पर। आप देखिए किस तरह से एक दूसरी पार्टी है जो बापू और सरदार पटेल की फ़ोटो तक लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन गुजरात में कह रहे हैं कि हम वहाँ पर रेस में हैं। बापू की फ़ोटो अपने ऑफिस में नहीं लगाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी के प्रदेश में जाकर वोट मांगने की हिम्मत भी रखते हैं। दिल्ली की दारू का पैसा वहाँ लगाएंगे, यहाँ खुद तो अपनी खांसी ठीक करा ली बेंगलोर में जाके, पूरी दिल्ली खांस रही है। वहाँ पर झूठे वायदे कर रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि अभी समय है, ये आपका कब का है। आप देखिए, मोरबी अपने आप में पूरा गुजरात मॉडल का भंडाफोड़ करने के लिए अकेला काफ़ी है। किस तरह से वो मुन्ना भाई MBBS वाला हॉस्पिटल सजाया गया, चित्रा जी तो वहीं पर थी, किस तरह से गद्दे बदले गए और किस तरह से वाटर कूलर लगे वहाँ पर, यही गुजरात मॉडल है। गुजरात पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बंधक है, और पूरा मीडिया, खास तौर पे नोएडा का मीडिया, ये दिखाने पे तुला हुआ है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। अभी आप देखिए, इनकी सरकार उत्तराखंड में भी बन रही थी। आलोक जी, उत्तराखंड में बाद में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश बाद में जाएंगे। कैंडिडेट थे आप, मेरे ख्याल से अभी गुजराती में हैं। कैंडिडेट पर आ रहा हूँ। अरे सीएम कैंडिडेट का सवाल जब आएगा उस पर मैं आपके पास आऊंगी। आलोक जी, आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दे दिया, कुछ और सवाल है ना सर? रूबिका जी सुनिए ना, मेरे एक और सवाल ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। चित्रा, कुछ और सवाल। और सुना आपने, आलोक जी कह रहे थे कि भाई आप तो उस अस्पताल में मौजूद थे जब प्रधानमंत्री बकायदा वहाँ लोगों से मिलने के लिए आए थे। मुन्ना भाई MBBS का भी उन्होंने जिक्र कर लिया, मोरबी मॉडल का भी जिक्र कर लिया, लेकिन गुजरात मॉडल का भी जिक्र हो रहा है, और मेरे ख्याल से वो सवाल आगे आने वाले हैं। चित्रा, देखिए, मैं बताऊं रूबिका, जो नोएडा के एंकर हैं वो तो आलोक जी के निशाने पर बहुत पहले से हैं, लेकिन आज एक और जो एंकर चुनावी मैदान में आ गया है गुजरात में, आम आदमी पार्टी का, उसने इनकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी हैं। खैर, एंकर पे हम बाद में आएंगे, लेकिन आलोक जी की अपनी बात हो सकती है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जिस 1995 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन गुजरात में कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल करके 2017 में किया था, इस बार वो ग्राउंड पर गायब दिखती है। आलोक जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो सवाल आगे उनसे ले लिया जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिसके जरिए धीरे धीरे ये साफ होने लगेगा कि आखिर गुजरात की जनता के मन में क्या है। नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं 2001 से, जब से उनकी शुरुआत हुई एज अ चीफ मिनिस्टर, आपको बता दें कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गुजरात मॉडल को देश में लेकर आए, जिसके बाद 2014 में प्रचंड जीत उनको मिली। ऐसे में गुजरात की जनता के बीच जाकर अब हमारा अगला सवाल था नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर। गुजरात का ये ताजा ओपिनियन पोल है जिसमें सीधे हमने सवाल किया कि पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, और उसके जो जवाब मिले हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भी हम देख रहे हैं, वो सीधे मोदी पर निशाना नहीं साधते हैं। उनके सीएम उम्मीदवार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश संभाले और गुजरात में आम आदमी पार्टी को मौका दे। तो इसके जरिए आप समझिए कि गुजरात में जो तमाम विरोधी नेता हैं वो नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, इस सवाल का जवाब दिखाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री पर आ जाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है। वो आंकड़े जल्दी से सामने रखिए, क्योंकि भूपेंद्र भाई पटेल पिछले ही साल गुजरात जैसे राज्य की अहम जिम्मेदारी उनको दे दी गई, वो भी पूरी की पूरी सरकार बदलकर। और यहां पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है।
अच्छा मानने वाले 39% लोग हैं, औसत मानने वाले 29% लोग हैं, खराब मानने वाले 32% लोग हैं। तो भूपेंद्र भाई पटेल के लिए कम से कम ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि आलोक जी बता रहे थे कि खराब और औसत जोड़ लेंगे तो यहां पर पलड़ा भारी हो जाएगा। और नलिन जी अगर पहले दोनों आंकड़ों को जोड़ देंगे तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसका जवाब तो नेता ही दे पाएंगे। रुबिका, आप सही कह रही हैं, यहाँ जोड़ लीजिए, वहाँ पर्सपेक्टिव जो है वो तो अपने अपने हिसाब का लगातार बनाते रहेंगे। लेकिन वो जो आप कह रही हैं कि आंकड़े चौंकाने वाले हैं, हम उस चौंकाने वाले आंकड़े का इंतजार करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं। बट ये बिल्कुल सही है जो चित्रा कह रही है ना नलिन जी, वहाँ जाइए। आप कब तक ब्रांड मोदी को भुनाएंगे, दूसरा कोई नेता पता ही नहीं पड़ता। और सच्ची बात यह है कि मैं ये जो मेरे कैमरा पर्सन यहाँ कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं, अगर मैं इनसे पूछ लूँ, भाई हम तो भाई बात करते रहते हैं, इनसे पूछ लूँ कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, नाम बताइए, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये सच है और ये प्रूफ के तौर पर अलग अलग जगह दिखा भी है। तो कब तक ब्रांड मोदी, नलिन जी? पहली बात है, ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात के लिए, देश के अन्य राज्यों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है पार्टी के लिए कि नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विश्वसनीय लोकप्रिय नेता है। और आप ब्रांड की बात कर रहे हैं तो अभी तो 70 साल से नेहरू गांधी परिवार नेहरू जी का नाम ही लेते आई है। तो इसीलिए जहां तक ब्रांड की आप बात करें, मैं इसे ब्रांड के रूप से नहीं देखता, मैं इसको एक काम करने वाले नेता, निर्णायक नेता जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, गरीबों की चिंता, उस पे लगातार लगे रहे हैं। एक प्रधान सेवक के सवाल रूप को में एकदम अलग दिशा में ले गए। मैं ये कह रही हूँ, अकेला भार कब तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर रहेगा? हर जगह वही जाकर उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के काम पर कब तक वोट मांगे जाएंगे? आपने मेरा जो दूसरा पार्ट था वो एकदम छोड़ दिया। आप भूपेंद्र भाई पटेल के नाम को कितने लोग जानते हैं? मैं आ रहा था, तो मैं उस पे आ रहा था। हमारे यहाँ बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी सरकार का काम, राज्यों में जो हमारा काम होता है उस मॉडल पे आगे बढ़ता है। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा वो है संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं। तो संगठनात्मक रूप से हमारे पास जब एक लोकप्रिय नेता है, स्वाभाविक है हम उनका नाम आगे करेंगे। लेकिन संगठन तो सब मिला के चल रहे हैं, यहाँ काम बोलता है, व्यक्ति नहीं। इस हिसाब से संगठन काम करता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया नलिन जी। चिट भी मेरी, पट भी मेरी और बचा कुचा भी हमारा ही। नाम पे आप गर्व भी कर रहे हैं और नाम याद ना हो तो संगठन काम करता है। क्यों नहीं रुबिका जी? नहीं नलिन जी, लेकिन आपने दो ही सेंटेंस में एकदम एक पहले वाले को धराशायी कर दिया। अभी आप कह रहे थे आई एम सो प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र भाई पटेल का नाम इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो संगठन काम करता है। अच्छा एक सेकंड, चित्रा जरा वो चौंकाने वाला आंकड़ा दे दें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। हो सकता है कि आपकी 2 इंच की मुस्कान जो है वो 4 इंच की हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारे लिए जो भी आंकड़ा सामने आएगा, आपके लिए एक एक करके आंकड़े सामने आ रहे हैं रुबिका, और वो सारे आंकड़े देखिए हमारे लिए इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात में अगर कांटे की टक्कर होगी तो पत्रकारों को बहुत मजा आता है ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने में। लेकिन गुजरात में वास्तव में ऐसा होगा क्या? 2017 में मैंने रिपोर्टिंग करके वहां पर देखा था, उस समय कांटे की लड़ाई थी। लेकिन इस बार की स्थिति क्या है? धीरे धीरे एक के बाद एक आंकड़े सामने आते हुए चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है, यह अगला सवाल था। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें चली जाती हैं। और देखिए अब विधानसभा को लेकर जब सवाल हमने पूछा पीएम मोदी का कामकाज कैसा है, 65% लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद आज भी है, 65% लोगों ने अच्छा बताया है, 15% लोगों ने औसत बताया है और खराब बताने वालों की संख्या 20 है। यानी कि यहां पर नरेंद्र मोदी के नाम का डंका आज भी चलता है गुजरात में। शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का रुबिका सबसे बड़ा फेरबदल बीजेपी ने अगर कहीं किया तो वो गुजरात ही था, जब सीएम के चेहरे से लेकर पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, क्योंकि उनको पता था कि नरेंद्र मोदी उनके पास है और कम से कम अभी का आंकड़ा वही बताता है। और देखिए ना, मतलब मुख्यमंत्री के कामकाज पर ज्यादा लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कामकाज पर मैंने कहा ना नलिन जी, आपकी वो जो 2 इंच की मुस्कान है वो 4 इंच की हो जाएगी वो, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बूते हो रही है। दिबांग, ये जो पूरा का पूरा बोझ है वो किसी एक ही आदमी पर आकर नहीं खत्म हो जा रहा है।
और देखिए रुबिका, इसमें परेशानी क्या है, वो उनके नेता हैं, ऐसे नेता हैं जो सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने, हम जान रहे हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बदले गए तो उसमें पीओ की बड़ी भूमिका रही और वो अच्छा काम कर रही है। और अगर आप देखें जिस तरह से, मुझे याद आ रहा है पिछली बार जो सर्वे हुआ था जिसमें रूपाणी जी से लोग, आधे से ज़्यादा लोग नाखुश थे उनके कामकाज से, और अब ये आंकड़ा कम हुआ है तो वो उनकी पार्टी में हैं, सक्रिय हैं, तो इसमें परेशानी क्या है। और वो सबसे बड़े कार्ड हैं इस समय जिस तरीके से वो सघन रूप से प्रचार करने के लिए उतरते हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा प्लस है बीजेपी के लिए। तो अगर जीती हुई बाजी है आपकी और एक फॉर्मूला है जिससे आपको जीत दर हासिल होती है चुनाव दर चुनाव, तो उस फॉर्मूले को क्यों बदला जाए, उसमें क्यों परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन तो तब किया जाता है जब आप हार रहे हों या आपकी हार हुई हो या आप कहीं कमज़ोर पड़े हों। लगातार आप मजबूत पड़े हैं तो आप मजबूती बनाए रखेंगे। मेरे ख्याल से नलिन कोहली जो जवाब दे रहे थे वो बड़ा मिक्स किस्म का था, पर मुझे लगता है कि बहुत साफ है। हमारे पास एक नेता हैं जो लोकप्रिय हैं, जो उसी राज्य से हैं, दूसरे नेता अमित शाह भी वहीं पर हैं, अमित शाह भी लगातार काम कर रहे हैं, तो दो मजबूत नेता हैं। फिर हमें मुश्किल क्या है कोई, मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की एक बड़ा ये ट्रम्प कार्ड है, बड़ा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले चुनाव के बाद ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार आंकड़ा सुधारें। और जो बड़ी चिंता है बीजेपी में के नेताओं में, कि देखना है कि आम आदमी पार्टी क्या कर पाती है। अगर आम आदमी पार्टी ज़्यादा जगह ले लेती है तो उनको आगे फिर संभालना देश भर में पड़ेगा। उसमें उन लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी कम से कम वोट पर रहे, कम से कम सीटों पर रहे। कुछ पन्ने हैं ना, उसमें आम आदमी पार्टी की किस्मत का फैसला भी है, बीजेपी की किस्मत का फैसला भी और कांग्रेस की किस्मत का भी फैसला है, लेकिन वो अभी नहीं दिखाएंगी, अभी सिर्फ वो मुस्कुराएंगी क्योंकि आगे वो आंकड़ा आने वाला है। चित्रा, मैं उस पर आपके पास आऊँ उससे पहले जपन पटेल साहब जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जपन पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। जपन जी, केम छो तमे? नहीं, आप म्यूट पर हैं, पहले आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। हाँ, तो जपन भाई, શું ખબર છે ગુજરાતની? બસ ગુજરાતમાં એક મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર ઘોષિત થઈ ગયા છે, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ. બીજા ઈશુદાન ગઢવી આજે ઘોષિત થઈ ગયા છે. કોંગ્રેસ મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર વગર લડવાની છે. તો અત્યારે તો આજના પૂરતું તો આ છે, બાકી તમે પૂછો. जपन पाठक साहब, आप ये कह रहे हैं कि सारे उम्मीदवारों के नाम के ऐलान अब हो चुके हैं, अब असल फाइट शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बात चल रही थी कि गुजरात में इस बार बीजेपी को क्या मेहनत करनी होगी, और मैं जब मेहनत कह रही हूँ तो मैं सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अब तक तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गढ़ था, पर जाहिर सी बात है जब वो प्रधानमंत्री बने तो दूसरी जगह उनका कामकाज जो है बोलने लगा है। अब यहाँ पर दूसरे पार्टी के तमाम चेहरों को भी मेहनत करनी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद वो मेहनत आपको कैसी लग रही है? मतलब 2 गुनी करनी होगी, 3 गुनी करनी होगी कि सब सारू छे? देखिए, एक मेहनत तो ये करनी है कि 85 में लास्ट टाइम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, और उसके बाद लगातार कभी भी कांग्रेस बैकडोर से शासन में आई 90s में, लेकिन लोगों ने हमेशा जब विधानसभा का चुनाव आया तो भाजपा के लिए वोट किया। सो आफ्टर 85 लोगों ने भाजपा के सिवा किसी को इलेक्ट नहीं किया है विधानसभा में पब्लिक वोट से। तो इतने साल की एक तो गुजरात की प्रजा का साथ है बीजेपी को, तो इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फिर एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। जैसे पंचायत में भी बीजेपी है, पार्लियामेंट में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, तो ये एक तरह का पूरा बीजेपी पूरा सेफ्रॉन स्टेट है अभी, सारे ही नीचे से ऊपर के लेवल तक। तो कोई भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी, चाहे आप साल देख लीजिए, चाहे आप लेयर्स देख लीजिए शासन के, तो बीजेपी के सामने जा सकती है। तो इस इलेक्शन को हल्के में बीजेपी नहीं ले रही है। हालांकि आप अभी का पूरा 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 9 असेंबली बाई इलेक्शंस भाजपा जीती, ये 9 में से एक भी सीट भाजपा के पास पहले नहीं थी, सारी प्रचंड बहुमती से जीती। उसके सिवा आप देखें लोकल इलेक्शंस, तो जो 2015 में जो पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा था पाटीदार एजुकेशन का, पूरा ही रिगेन कर लिया बीजेपी ने। टैली 99 से 111 तक ले गए बाई इलेक्शन तो है ना जपन पाठक साहब, क्योंकि हमें तो आंकड़े यही बता रहे हैं, चित्रा के पास कुछ और दिलचस्प आंकड़े हैं। उसके बाद मैं इस बहस को, इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आलोक जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं, अभय जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं। चित्रा,
देखिए, बिना इंतजार किए अब उस सवाल पर आ जाते हैं कि क्या गुजरात के लोग अपनी सरकार को बदलना चाहते हैं। बीजेपी जो 1995 से लगातार है, बीच में थोड़े समय के लिए जरूर वो हटी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार ही उसको माना जा सकता है एक तरीके से। और 2002 में प्रचंड जीत के बाद तो उसके बाद से आज तक कोई भी पार्टी उसको पीछे नहीं कर पाई है। सरकार क्या आप बदलना चाहते हैं? इसके जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो अब आपके सामने रखते हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण ये जवाब, नाराज हैं, बदलना चाहते हैं। 43% लोग मानते हैं कि हाँ बदलना चाहते हैं। नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते 34% लोगों की ऐसी तादाद है। और 23% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं न नाराज हैं न बदलना चाहते हैं। आखिरी के अगर दोनों ही आंकड़ों को हम जोड़ लें कि नाराज तो है, गुस्सा तो है, लेकिन बदलना नहीं चाहते, भैया यही ठीक है। न नाराज है ना बदलना चाहते हैं 23% लोग मानते हैं। इन दोनों आंकड़ों को अगर हम जोड़ लेंगे तो 57% ये आंकड़ा चला जाएगा। और इसके जरिए कम से कम एक जवाब हम महसूस कर सकते हैं कि वहां की जनता आखिर क्या बताना चाहती है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी का फैक्टर है जो एक बार फिर से वहां पर काम कर रहा है? क्योंकि 57% लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से कह रहे हैं हाँ नाराज तो है लेकिन बदलना नहीं चाहते 34%, न नाराज है ना बदलना चाहते हैं 23%। अब आगे बढ़ते हुए सवाल पूछ लेते हैं, स्थिति वहां की क्या बनी हुई है। अगला सवाल, क्या लगता है कौन जीतेगा? जब इस सवाल के साथ हम लोगों के बीच गए, क्या लगता है कौन जीतेगा, तो सी वोटर को जवाब मिला बीजेपी को। 56% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। ये आंकड़ा देखिए, भारतीय जनता पार्टी नलिन कोहली के लिए बल्ले बल्ले। कम से कम इन आंकड़ों में क्या लगता है कौन जीतेगा? 56% बताते हैं बीजेपी जीतेगी, 17% कांग्रेस पार्टी के लिए। और यहां पर कांग्रेस के लिए अब चुनौती कहीं ज्यादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी उससे 3% ज्यादा लोग पसंद करते हुए 20% लोग बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। दो अन्य को, त्रिशंकु 1, पता नहीं 4, लेकिन 56% लोगों को लगता है कि बीजेपी जीतेगी। जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर आलोक शर्मा जी के लिए अच्छी खबर नहीं है, 20% लोग मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। और तीसरे नंबर पर 17% के साथ कांग्रेस पार्टी आ जाती है। अब आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हमने पूछ लिया कि कौन जीतेगा। अब चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, इस सवाल का जवाब क्या मिला है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वो सवाल भी अब आपके सामने रखते हुए उन तमाम आंकड़ों को रखते हैं। चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, इसके जो जवाब मिले हैं कि गुजरात जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है वहां के जवाब देखिए। चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा? ध्रुवीकरण को 19% लोग मानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा 27% लोग मानते हैं, मोदी शाह का काम 17% मानते हैं, राज्य सरकार का काम 16% मानते हैं, आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा मुद्दा 16%, अन्य 5%। तो यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा गुजरात के लोगों के लिए अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि गुजरात की कच्छ और उसके आसपास की कई ऐसी सीमा है जो पाकिस्तान से छूती हुई नजर आती है। जबकि ध्रुवीकरण 19% लोग मानते हैं कि यह मुद्दा प्रभावी होगा। तो ये आंकड़े अपने आप में रूबिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्रुवीकरण को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, लेकिन कम से कम कांग्रेस के लिए 2017 के मुकाबले इस बार अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो अच्छे संकेत रूबिका नहीं कर रहे हैं। आलोक जी, ये चित्रा का ये सवाल भी है एक तरीके से और ये आंकड़े भी बता रहे हैं। और उसके बाद अभय जी और खालिद साहब, मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन आलोक जी, मुश्किल है कांग्रेस के लिए क्योंकि आप तो मेरे ख्याल से इस वक्त गुजरात में है सर। पहली तो जो आखिरी जो आप पहुंच चुके हैं वहाँ गुजरात। आखिरी जो आंकड़ा आया है, हाँ। मैं बिल्कुल गुजरात में हूँ और गुजरात का मीडिया देख रहा हूँ मैं इस समय। कांग्रेस के लिए 43% लोग नाराज हैं और सरकार भी बदलना चाहते हैं, और 34% लोग दूसरे खाने में हैं, वो भी नाराज हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते। 77% लोग वहां की राज्य सरकार से नाराज हैं और सरकार बीजेपी की बन रही है। मतलब ये कंफ्यूजन नहीं है कहीं पर। 43% लोग नाराज हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। 34% लोग नाराज हैं, सरकार नहीं बदलना चाहते। 77% लोग नाराज हैं। वो डबल इंजन जो है वो वर्कशॉप में खड़ा हुआ है, रूपानी जी उस पे ऊपर बैठे हुए हैं, तमाम डब्बे भी वर्कशॉप में चले गए। दूसरे मुख्यमंत्री साहब का पता ही नहीं है, वो मोदी साहब की गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि कहीं किसी तरह से कहीं मौका लगा तो चढ़ जाएंगे इसमें ऊपर। दुर्भाग्य है कि आप राज्य के पूरी मंत्रिमंडल को बदल देते हैं कोरोना के बाद। वो सूरत का शवदाह गृह और उसकी भट्टी जो पिघल कर गिर गई थी, लोग वहां भूले नहीं। संगठन बहुत मजबूत है। नलिन भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इनके संगठन के मुखिया वहां CR पाटिल हैं, 107 केस हैं उन पर। वो 84 करोड़ के घोटाले में अंदर जेल में भी होका है और कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी में भी देखे पाए गए। अभी SIT बनी है। SIT किसके ऑर्डर से बनी है? पूरा यहां पर 6 लोगों का पैनल है। चित्रा जी तो वहां गई थी। चित्रा जी, आपको SIT के ऑर्डर की कॉपी कहीं पर मिली?
गुजरात में लोकतंत्र बंधक है। 5 लोग जो इनके पिट्ठू हैं उनके नाम ट्वीट कर दिए गए। वो हनुमान जी ने बनाई, रामचंद्र जी ने बनाई, किसने बनाई वो SIT किसी को नहीं पता अभी तक। क्या ये सच नहीं है? दूसरी चीज, मोदी जी आने के बाद इतने बड़े एम्बेसडर हैं साहब, मोदी साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे बीजेपी के। 25 चुनाव हारी है बीजेपी राज्यों में, कहें तो मैं गिनवा देता हूं, एक राज्य 3-3 बार भी हारे हैं। क्या ये सच नहीं है? मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि सीएम के फेस पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां पर डी फैक्टो सीएम है, पूर्व अधिकारी, वही असली सीएम है, ये सब डमी है। क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या यही रोल ऑफ गवर्नेंस है वहां पर? नलिन कोहली साहब, आपके इन तमाम 5 बातों का SIT जवाब बनी देना 5 चाहते साल हैं। में, हाँ, 100 लोग, ठीक है। 1 मिनट, नहीं, 100 सर, लोग, मैंने एक आपको मिनट, रूबिका अच्छा जी खासा अंतिम लंबा बात कहना टाइम देना। चाहूंगा। आलोक जी, 100 मैंने लोग आपको जो है अच्छा खासा कच्ची टाइम शराब दिया। पीकर, हाँ, आपने कच्ची जितनी शराब बातें की है, दारू उसका पीकर जवाब मर भी गए दे देना। और एक आदमी जेल में नहीं। मैं कह रही हूँ, आप उन सारी बातों का जवाब ले लेते हैं आलोक जी। अब आप अपनी वाली बातें कहना नहीं चाह रहे हैं। वो जैसे पहले कहा गया ना कि आप उन 2 चीजों को जोड़ रहे हैं जो आपके फेवर में है। नलिन जी उन 2 चीजों को जोड़ेंगे जो उनके फेवर में है। लेकिन कुल मिलाकर किसको लगता है किसकी सरकार बनेगी, ये हमने महाराष्ट्र में जाकर थोड़ी पूछा है सर, ये हमने गुजरात में ही जाकर पूछा है कि क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी या कौन जीतेगा। 56% कह रहे हैं बीजेपी, 17% कह रहे हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अभी आई है सर, उसे कह रहे हैं 20% लोग कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपको क्या घपला गोलबाजी दिख रही है? खालिद साहब इसका जवाब दे देंगे, लेकिन नलिन जी पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब खालिद साहब से ले लूंगी। सी वोटर ने पीयूष जी 1 सेकंड बस आ रही हूँ। नलिन कोहली साहब एक शॉर्ट कमेंट। पीयूष जी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, मैं ना आपके ना आंकड़ों को देख रहा था। आलोक भाई ने आंकड़ों पे प्रश्न उठाया, लेकिन आप एक नोट करिए, 56% कह रहे हैं भाजपा आएगी, बचा क्या 44%। आप सबके वोट्स जोड़ दीजिए सारी पार्टियों का, वो 44% है। खराब कौन पाते हैं सरकार को? 43-44%। इसका मतलब क्या है कि ब्रॉडली जो एंटी बीजेपी वोट है वो एक साथ आपको दिखा 43-44%। 56% तो निकल रहा था उस टाइम। तो आलोक भाई बहुत कह रहे थे कि नहीं उल्टा उस तरफ मत जोड़िए, इस तरफ जोड़ के देखिए। अब जब आप सब कुछ उनकी तरफ जोड़ते हैं तो आप देखिए ना, 56% सरकार चाह रहे हैं, 44% नहीं चाह रहे। वही वोट है टोटल जो सारा है, 20, 17, 4, 2, 1, मतलब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इत्यादि इत्यादि। तो ये बड़ा स्पष्ट क्लियर हेडेड चुनाव है, मतलब डायरेक्ट चुनाव है। जो भाजपा का वोट है वो मेजॉरिटी वोट है, वो मानता है। अच्छा, विषय क्या सबसे बड़ा? राष्ट्रीय सुरक्षा। कांग्रेस पार्टी, पूर्व सेना अध्यक्ष का गुंडा, बालकोट में सबूत दीजिए, आप पुलवामा में सबूत दीजिए, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत दीजिए। आप आउट ऑफ सिंक हैं, सारे विषय उठाते हैं कांग्रेस पार्टी, और फिर जब कुछ नहीं मिलता है तो बोलेंगे कि आप पहले नोएडा के स्टूडियो के एंकर्स के बारे में बात करिए, गोदी मीडिया के बात करेंगे। अरे भाई, वोटर अपनी उंगली बटन पे दबाता है जहां मानता है कि उससे अच्छी सरकार मिलेगी। वोटर को आप खुश नहीं कर पाते क्योंकि वोटर आपके काम को देख चुका है, मोदी जी के काम को देख चुका है, तो वो चूज करता है कि हमें ये मॉडल चाहिए जिसमें मोदी जी का राष्ट्र के लेवल पे एक नेतृत्व है। जो काम राष्ट्रीय स्तर पे हो रहे हैं केंद्र सरकार के, वही डबल इंजन हो जाते हैं। पहले उन्होंने मोरबी का जिक्र किया, फिर वो 3, 4, 5 कुछ SIT ले आए, उनका जिक्र कर लिया है। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा, लेकिन पीयूष जी मेरे ख्याल से कुछ एड ऑन कर देना चाहते हैं। पीयूष जी, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट है विश्वसनीयता का। पिछली बार जब पाटीदार आंदोलन, एक ओबीसी चेहरा, दलित चेहरा, तीनों इनके साथ में थे, तीनों यंग टर्ड्स इनके साथ में थे, उसके बाद में इनका ये परफॉर्मेंस था। और उसके बाद में जो इनके विधायक चले जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, हम एक के बाद एक कई राज्यों में देख चुके हैं कि कांग्रेस के सामने विश्वसनीयता का ये संकट है। वोटर यदि सोचता है कि हमने इनको वोट दे भी दिया तो क्या भरोसा है कि इनकी सरकार बनी रहेगी। जैसे मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, तो मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार गिर गई थी। दूसरी बात रही, यदि अपन आपके सर्वे को सही भी मान लें एक तरीके से कि भाई यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 56% लोग चाहते हैं, तो भी ये जो औसत 33% जो नाराज है और बदलना नहीं चाहते हैं, अगले 1 महीने में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और गढ़वी जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये जो लोग 33% नाराज है, इनको कन्विंस करें गुजरात मॉडल के लिए नहीं, केजरीवाल मॉडल के लिए। तो भाई केजरीवाल मॉडल क्यों बेहतर है, दिल्ली मॉडल क्यों बेहतर है? नहीं, हम यहाँ दिल्ली वाले हैं, हम NCR वाले हैं,
हमें पता है हम उस मॉडल से बड़ा डरते हैं सर। आप मुफ्त में पानी तो दे देते हैं, मुफ्त में बिजली तो दे देते हैं, लेकिन मुफ्त में जो हवा है ना सर, उसका आप हिसाब किताब ठीक नहीं रख पाते हैं। 800 900 AQI है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपके मॉडल से थोड़ा खौफ तो लगता है, और ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि नहीं, अरे ये क्या बात हुई सर? उस मॉडल को आप गुजरात में बेचेंगे और उस मॉडल को जो बेच चुके हैं उसकी चर्चा नहीं है। चित्रा खुद एक माँ है, मैं खुद एक माँ हूँ। हम जानते हैं जब बच्चों को 2-2 मास्क लगा के और घर में बिठाना पड़ता है, स्कूल में उनको जाने से रोकना पड़ता है, तो हमसे पूछिए कि क्या बीतती है सर, हमसे पूछिए आप। 1 2 3 4 5 हम सारे पांचों पॉइंट्स पे हम डिबेट कर सकते हैं मैडम। आप जिस दिन बोलेंगे पॉल्यूशन के ऊपर क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया है, क्या कहां पे डेफिशिएंसी है, वो सब आपने कहा केजरीवाल मॉडल, आप उस केजरीवाल मॉडल को पहुंचा रहे हैं गुजरात। मैं उसी पर चर्चा कर रही हूं कि उस केजरीवाल मॉडल से थोड़ा सा खौफ आता है, खासकर जब एयर पोल्यूशन की बात होती है। तो चित्रा के पास कुछ और आंकड़े हैं। चित्रा, अगर आप एड ऑन करना चाहें और साथ में वो आंकड़े भी। देखिए, मुझे लगता है कि अब बिना देर के जो आंकड़े हैं, जनता के बीच जाकर जो सवाल पूछे गए हैं, सीधे उन्हीं पर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर देखिए बड़ा दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक सीएम रहे तब तक एकमात्र उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीता जाता रहा, लेकिन उसके बाद 3 चेहरे बीजेपी बदल चुकी है। ऐसे में सीएम की पसंद कौन है? ये जो ताजा आंकड़ा सामने आया है आपके सामने है। भूपेंद्र भाई पटेल 33% लोग मानते हैं कि सीएम की पहली पसंद वही है। पिछले साल ही नए नवेले मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 33% लोगों के दिल में अपनी जगह उन्होंने बना ली है। विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 8% लोग उनको बेहतर बता रहे हैं। विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई थी। ये देखिए 2 मुस्कुराते हुए चले, हालांकि विजय रूपाणी जी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन 8% ही जनता उनको पसंद कर रही है। नितिन पटेल, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता, 5% लोग इनको पसंद कर रहे हैं। हार्दिक पटेल, बीजेपी का युवा नेता, पहले कांग्रेसी थे, पाटीदार आंदोलन की यह उपज है, लेकिन 3% लोग उनको पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सीआर पाटिल, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है, सीआर पाटिल को 3% लोग पसंद कर रहे हैं। और अब आ जाते हैं बीजेपी के इन तमाम चेहरों से इतर बाकी चेहरों पर। कांग्रेस पार्टी के भरत सिंह सोलंकी, 4% लोग उनको पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल को 5% लोग कांग्रेस पार्टी के। अर्जुन मोढवाडिया को सबसे ज्यादा 7% लोग कांग्रेस पार्टी के भीतर। इन तमाम चेहरों को लेकर जब हमने सवाल पूछे थे तो अर्जुन मोढवाडिया को 7% लोग, जगदीश ठाकुर को 5% लोग पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईशुदान गढ़वी, 20% लोग आम आदमी पार्टी के इस चेहरे पर अपनी मुहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का एक ही चेहरा और बाकी के अगर कांग्रेस के चेहरों को आप जोड़ देंगे तो यकीनन ईशुदान गढ़वी पर उनकी बढ़त हो जाएगी, क्योंकि उधर 4 हैं, यहां पर अकेले 1, अन्य 7। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल, कम से कम उनके लिए रुबिका ये राहत की बात हो सकती है। देखिए उनके लिए चुनौतियां ज्यादा थी, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा देश का सबसे बड़ा कद्दावर नेता, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात जैसा ऐसा राज्य जहां पर बार बार मुख्यमंत्री बदलने की बारी आती है। ऐसे में भूपेंद्र भाई पटेल को पिछली बार जिम्मेदारी दी गई और 33% लोग वहां के मानते हैं कि हाँ, सीएम के लिए सबसे उपयुक्त यही है, जितने और आंकड़े आए हैं उनके मुकाबले। चित्रा, वो आपने जो कहा ना कि अगर ये ईशुदान गढ़वी का 20% और बाकी कांग्रेस वाले जो है अगर आप जोड़ देंगी तो हो सकता है वो थोड़ा ऊपर चले जाए, तो मैं फौरन गिनने लग गई थी। भारत सोलंकी 4, शक्ति सिंह गोहिल 5, तो ये 4 5 9%। अर्जुन मोढवाडिया जो है, हाँ, कुल मिलाकर 21% हो रहा है, तो 21% हो जाता है। इन सबको अगर आप मिला दे तो भरत सिंह सोलंकी को, शक्ति सिंह गोहिल को, अर्जुन मोढवाडिया को और जगदीश ठाकुर को, ये 21% हो जाता है और ईशुदान गढ़वी हो जाते हैं 20%। तो यहाँ है कि एक लाइन मुझे रुबिका यहाँ पर आपको ऐड कर देनी चाहिए प्लीज। हाँ। ईशुदान गढ़वी न्यूज एंकर रहे हैं। हाँ। वो गुजरात में बहुत पॉपुलर थे पहले से ही। उनके उस पॉपुलैरिटी को भुनाने का काम आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। तो ईशुदान गढ़वी को पहले ही 20% वहां की जनता ने कम से कम इन आंकड़ों में अपना पसंदीदा उम्मीदवार बता दिया है। हाँ, और चित्रा, ये आज हमने ये फोटो चस्पा किया है, एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये खबर भी चलाई थी कि ये हो सकते हैं सीएम शिप के उम्मीदवार, और ऐसा हुआ भी। एबीपी न्यूज की खबर के ऊपर मुहर लगी है। लेकिन खालिद, जब हमने ये किया था सर्वे, तब आम आदमी पार्टी का महज उम्मीदवार भर था, है ना, उस पर 20% लोग। हाँ, ये अनाउंसमेंट होने से पहले भी हम लोग जो सवाल पूछते थे कि आम आदमी पार्टी का कोई सीएम चेहरा, तो भी लोग जो है तकरीबन 20% जो है उस पर कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी का हम सीएम चाहते हैं। तो और उसी वक्त हम लोगों ने इस टाइम भी ये बात कही थी कि केजरीवाल साहब को पंजाब से ये तजर्बा हुआ कि मुख्यमंत्री का चेहरा
देने के बाद जो है उन्हें फ़ायदा हुआ। 2017 के चुनाव में उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था, तो वो उस फिगर तक नहीं पहुंच सके जहां पे वो सरकार में आ पाते, लेकिन मेन अपोजिशन बन गए। और 2022 में उन्होंने चेहरा दिया तो वो क्या कहते हैं वहाँ पे सरकार में आ गए। तो उनके लिए ज़रूरी था कि इस बार जो है वो अच्छी तरह फाइट में आने के लिए वो सीएम का चेहरा दें, लेकिन बिना सीएम के चेहरे के भी जो है लोग 20% कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री चाहते हैं। तो देखिए, जो अभी तक आपने जितने भी अभी सवाल दिखाए और जो डाटा दिखाया, अगर मैं शुरू करूं उस सवाल से कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, वो सवाल दरअसल ये है कि आप चाहे एक्स पार्टी को वोट देते हो, चाहे वाई पार्टी को देते हो, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सरकार में आ सकती है। तो उसमें 56% कह रहे हैं कि बीजेपी आ सकती है, 17% कह रहे हैं कांग्रेस और 20% कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। इस सवाल से हम ये रीड करना कोशिश करते हैं कि लोगों में परसेप्शन क्या है। भले ही वो किसी को वोट दें, हमारे सवाल में भी बाद में जो आएगा उन्होंने ये कहा हो कि हम इसको वोट देंगे, लेकिन परसेप्शन ये है और इनके आंकड़ों से देख करके ये लग रहा है कि ये गुजरात का ये चुनाव 1990 के बाद पहली बार ये ट्रायंगुलर हो रहा है, ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। 1990 में और वो दिलचस्प त्रिकोणीय फाइट हो रही है। खालिद, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि बस एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है और उसके बाद उस पल का जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे रीजन वाइज कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है और वो फाइनल रिजल्ट जो है, हम चित्रा भी वहां पर मौजूद है, डेटा आप तक पहुंचा रही है, हम आप तक पहुंचाएंगे, ये वादा है। और चित्रा, रात 8 बजे कुछ एक्सक्लूसिव हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं, बताएंगे क्या है वो? गृह मंत्री अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा जिसमें क्या है गुजरात को लेकर उनका एजेंडा और आंकड़े जब वो रखते हैं गुजरात की जनता के सामने कि बीजेपी कितनी जीत रही है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू रात 8 बजे देखेंगे दर्शक। मैं और चित्रा इस वक्त जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से रीजन वाइज क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सारे आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले मेरे ख्याल से चित्रा उत्तर गुजरात से शुरू कर रहे हैं, वो रीजन जहां पर 6 जिले हैं, 32 सीटें हैं। मैं फटाफट से दर्शकों को बता देती हूं कि दूसरे फेज में यहां पर चुनाव होने वाला है, लेकिन गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, महसाणा, पाटन, अरवली, ये वो जिले हैं जहां की 32 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। महसाणा तो जीरे के लिए चित्रा बड़ा मशहूर है, मतलब कोई भी खाना उसमें जीरे का छोंक ना हो तो स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ कौन सी पार्टी छोंक लगाएगी इस बार जीत का? देखिए, पिछली बार तो यहाँ पर बाजी कांग्रेस पार्टी ने मार ली थी, सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी, बीजेपी 14 पर ही रह गई थी। लेकिन इस बार का आंकड़ा क्या कहता है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो उत्तर गुजरात का क्या कहता है ओपिनियन पोल, बिना देर किए वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और आप देखेंगे कुल 32 सीटें आती हैं उत्तर गुजरात से। बीजेपी को 42% लोग यहाँ की पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पक्ष में अपनी बातें कहते हुए। कांग्रेस पार्टी को 32%, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से 10% कम 22%। और ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा उछाल है। कम से कम उत्तर गुजरात की बात करें तो अरण्य के खाते में 4%। भारतीय जनता पार्टी 42% लोगों की पहली पसंद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये आंकड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी यहां पर पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और अब आंकड़े आपको दिखाते हैं उत्तर गुजरात का आंकड़ा क्या कहता है। अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो कुल 32 सीटें हैं यहां पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में 14 बीजेपी ने जीती थी, 17 कांग्रेस ने, एक अन्य के खाते में गई थी। लेकिन इस बार का ओपिनियन पोल आपके सामने है, बीजेपी को 18 से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पिछले बार के मुकाबले उत्तर गुजरात में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 7 से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार 17 हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी 7 से 11 सीटें ही उत्तर गुजरात में हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में डेंट किया है, 2 से 4 सीटें वो हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर गुजरात में बीजेपी को बढ़त है। हमारा ये सर्वे यही दिखा रहा है। उत्तर गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, पिछली बार आपको बताते चले ये पार्टी दूसरे नंबर पर रह गई थी, लेकिन इस बार 18 से 22 सीटें हासिल करते हुए उत्तर गुजरात में रूबिका नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये ना मेरे राज्य राजस्थान से लगता हुआ इलाका है चित्रा, और ये जो उत्तर गुजरात है यहाँ पर जिग्नेश मेवानी भी एक सीट से जीते थे। अब उन्होंने मेंबरशिप तो नहीं ली है,
लेकिन विधायक तो है, तो वो 17+1 जो है वो कांग्रेस के हाथ में पिछली बार थी। अब जिग्नेश मेवानी भले ही बचा दे, लेकिन आप ये बता रही है कि 7 से 11 ही सीटें मिलेंगी। अभय जी, ये जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, ये दोनों जगह बढ़ता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। देखिए, बीजेपी की तो सारी उम्मीद इसी बात पे है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ जाए। अब एक आंकड़ा इसकी ऊपर चर्चा नहीं हुई है इस बहस में, उसकी ऊपर जरूर करनी। पिछली बार जब आपने ये आंकड़ा दिखाया था कि कितने लोग सरकार बदलना चाहते हैं, तब वो आंकड़ा 35% था। इस वक्त वो आंकड़ा 43% है। मतलब इसका मतलब 8% लोग बढ़ गए हैं सरकार बदलना चाहते हैं। अभी चुनाव आते आते सरकार बदलना चाहने वालों की क्योंकि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो कि आंकड़ों में साफ दिखाई पड़ रही है। सरकार के प्रदर्शन की जो रेटिंग है वो ढीली ढाली किस्म की है, उसमें कोई चमकदार रेटिंग नहीं है, कोई उसको खींचतान करके जोड़ बाकी करके कह सकते हैं कि आप सरकार के फेवर में है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां आगे दिखाई पड़ रही है, इसलिए दिखाई पड़ रही है कि भाजपा विरोधी वोट बटे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे भाजपा विरोधी वोट बटने की संख्या कम होगी और वो वोट एक ध्रुव पे जाएंगे, वैसे वैसे आपको आंकड़ों में और परिणामों में तब्दीली दिखाई पड़ेगी। तो वो तब्दीली कैसी होगी अभय जी, आपको क्या लग रहा है? वो तब्दीली ऐसी हो सकती है कि बीजेपी देखिए ये भविष्यवाणी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी अभी भी फ्रंट रनर है। बीजेपी गुजरात की बहुत मजबूत पार्टी है, उसी के जीतने की अभी संभावना है और आपका सर्वे भी ये दिखा रहा है। लेकिन जो गैर भाजपा वोट है वो एक जगह नहीं है, वो बटा हुआ है। जब वो एक जगह आएगा तब सीन बदलेगा, असली तब दिखाई पड़ेगा कि भाजपा के पक्ष में जो वोट है वो कितनी मजबूती से भाजपा के पक्ष में है, या वो अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के मूड में भी आ सकता है। अब एक और रीजन का जरा जिक्र कर लेते हैं, दक्षिण गुजरात यानी साउथ गुजरात के पहले फेज में ही यहाँ पर वोटिंग हो जानी है। चित्रा, ये आदिवासी बेल्ट है पूरा का पूरा यहाँ पे, और 7 जिले हैं, 35 सीटें हैं यहाँ पर। सूरत है, भरूच है, वलसाड़ है, नवसारी है जो जहाँ से CR पाटिल आते हैं, और तापी है, दांग है, नर्मदा है। ये वो सारे जिले हैं जिनकी 35 सीटों पर इस बार चुनाव लड़े जाने हैं। चित्रा, अभी के आंकड़े क्या बता रहे हैं, और अगर पिछला आप याद दिला पाए तो? देखिए, पिछला आंकड़ा ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज्यादा सहारा किसी एक क्षेत्र से मिला था तो वो दक्षिण गुजरात ही था, जहां से सबसे ज्यादा 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे रह गई थी। लेकिन आज का आंकड़ा क्या कहता है, बिना देर किए वो आंकड़े अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। सबसे पहले प्रतिशत बता देते हैं। दक्षिण गुजरात में 35 सीटें आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 49% लोग यहां पर पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। 49% बहुत बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी को 31% लोग, वो राहत ले सकती है कि कम से कम आम आदमी पार्टी उससे आधे पर है। आम आदमी पार्टी को 15%, अन्य के पास 5%। दक्षिण गुजरात का ये जो प्रतिशत है 35%, 35 सीटों का, बीजेपी को सबसे ज्यादा 49% लोग पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और 2017 की बात करें, 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन आज का क्या कहता है आंकड़ा? कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, लेकिन आज का आंकड़ा क्या कहता है उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। अगर आज होते हैं चुनाव तो दक्षिण गुजरात की जनता किसको देगी, कितनी सीटें, वो आंकड़ा आपके सामने है। बिना देर किए ये देखिए, अब ये स्पेशल ड्रोन कैमरा आपके सामने आ गया है। बीजेपी 26 से 30 सीटें, बीजेपी 26 से 30 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 4 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 2 और अन्य 0 से 1। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, आपको बताते चले, पिछली बार 25 मिली थी, तो कम से कम इस आंकड़े के हिसाब से पिछली बार के मुकाबले दक्षिण गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। दक्षिण गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बढ़त है। सर्वे सीधे सीधे ये इशारा कर रहा है, दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 26 से 30 सीटें दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने 8 सीटें 2017 में हासिल की थी, लेकिन हमारा ये जो ओपिनियन पोल है, ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी 4 से 8 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। और अगर यहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा जोर लगा देगी तो 0 से 2 सीटों के आसपास दक्षिण गुजरात की जनता यहां पर वोट देती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी को। बाकी रीजन के बारे में भी आपको देंगे जानकारी। सौराष्ट्र का क्या कहता है ओपिनियन पोल? सौराष्ट्र अपने आप में काफी ज्यादा अहम, क्योंकि यहीं पर हुआ था पाटीदार आंदोलन, जिसके बाद बीजेपी के लिए 2017 में स्थिति बेहद मुश्किलों भरी हो गई थी। लेकिन इस बार का क्या है आंकड़ा? अगर आज हो गए, क्योंकि अभी का ये सर्वे है, सबसे ताजा ओपिनियन पोल है, तो फिर आंकड़ा क्या कहता है इसके बारे में मैं दूंगी आपको जानकारी। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव का सबसे ताजा ओपिनियन पोल। अब तक 2 रीजन के आंकड़े आपके सामने हम रख चुके हैं। दोनों ही रीजन में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
मतलब 2 रीजन के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में यह तो दिख रहा है कि बीजेपी वापसी कर रही है। 2 रीजन के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को खुशी की खबर दे सकते हैं, लेकिन सौराष्ट्र जहां पर बीजेपी के लिए पिछली बार मुश्किल हो गई थी, वहां का आंकड़ा बस कुछ ही देर में रखेंगे आपके सामने। लेकिन 2 रीजन से भारतीय जनता पार्टी यकीनन खुश होगी। लगातार 7वीं बार बीजेपी गुजरात में अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन अभी फाइनल नंबर आने बाकी हैं, क्योंकि 2 रीजन के नंबर अभी बाकी हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ देगी, जैसा कि दावा बार बार गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जा रहा है। 2002 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 1995 से लेकर आज तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 2002 में 127 सीटों पर जीत मिली थी, और 2017 में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था जब पार्टी सिर्फ 99 सीटों पर आकर सिमट गई थी, लेकिन सरकार बना ली थी, क्योंकि 92 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। इस बार क्या बीजेपी 127 का आंकड़ा पार करने वाली है? इस घंटे चर्चा में नए मेहमान भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं मेरी सहयोगी रुबिका के पास, जो अब डेटा सेंटर में पहुंच चुकी हैं। रुबिका, आप सीधे आपके पास आते हुए क्या कहता है गुजरात के अगले रीजन का, खासतौर से सौराष्ट्र जिस पर सभी की निगाहें हैं, वहां का ओपिनियन पोल? जितना रोल रिवर्सल यहाँ पर हुआ है, लेकिन क्या आंकड़ों में रिवर्स हुआ है? कुछ आंकड़े बदले हैं। जैसा आप बता रही है कि 127 के ऊपर क्या इस बार सीटें बीजेपी को मिलती है? आम आदमी पार्टी जो अब नई नवेली एंट्री कर चुकी है, वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाती है या कांग्रेस की जगह पाती है, या कांग्रेस एक खिलाड़ी के तौर पर इन दोनों को पछाड़ देती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज की तारीख में जनता जानना चाहती है। लेकिन जैसा आपने कहा, 2 रीजन हम बता चुके हैं, अब तीसरा रीजन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र पटेल बहुल इलाका है, और वहां आपको ये जान लेना चाहिए कि इससे पहले जो है 54 सीटों में 12 जिलों की बीजेपी कितने लेकर आई थी, कांग्रेस के दामन में कितने आए थे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कितने परसेंटेज यहां पर बीजेपी को मिल रहे हैं उन कुल 54 सीटों पर। बीजेपी जो है 43%, कांग्रेस 28%, आम आदमी पार्टी 22% और अन्य के खाते में महज 7% जाते हुए दिख रहे हैं। ये सौराष्ट्र का ओपिनियन पोल मैं आपको दिखा रही हूं। सबसे ज्यादा यहां पर बीजेपी वोट परसेंटेज ले जाती हुई यहीं पर होना है पहले फेज का चुनाव। और ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी अगर खाता खोल रही है 43% के साथ, पहले फेज की मैं बात कर रही हूं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर 28% और आम आदमी पार्टी 22% पर नजर आ रही है। लेकिन जब इस वोट परसेंटेज को आप सीटों में तब्दील करते हैं, वो आंकड़ा क्या है, अब जरा जल्दी से आपको ये दिखा देते हैं। ड्रोन आ रहा है और वो आंकड़े लेकर आ रहा है सौराष्ट्र का पटेल बहुल इलाका। यहां किसको मिलता है जीत का आशीर्वाद, और ये रहा आंकड़ा आपके सामने। बीजेपी 37 से 41 सीट ले जाते हुए, कांग्रेस 8 से 12 सीटें ले जाते हुए, आम आदमी पार्टी 4 से 6। अब तक सबसे ज्यादा सीटें अगर आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है अपने खाते में, तो ये सौराष्ट्र का इलाका अब तक का नजर आ रहा है, जहां आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें, अन्य के खाते में 1, कांग्रेस 8 से 12 सीटें पाती हुई और बीजेपी 31 के आसपास। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सौराष्ट्र में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। माफ कीजिएगा, 31 नहीं 37 से 41 सीटें सर्वे दिखा रहा है। सौराष्ट्र में कांग्रेस को 8 से 12 सीटें ही मिल रही है, इसी पर सब्र करना पड़ रहा है। ये सी वोटर का सबसे ताजा सर्वे सौराष्ट्र रीजन का इस वक्त। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सौराष्ट्र में अगर हम देखें पिछले आंकड़े, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा था, जब कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटें सौराष्ट्र में हासिल की थी और बीजेपी को सिर्फ 23 से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार का यह आंकड़ा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सौराष्ट्र में भी, यानी कि दक्षिण उत्तर गुजरात की तरह सौराष्ट्र में भी अभय दुबे जी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मतलब अगर इन तीनों रीजन को जोड़ दें, फिर तो बीजेपी की बल्ले बल्ले एक बार फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सौराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पटेल वोटों में भाजपा की पकड़ बहुत ही मजबूत है। पिछली बार जो पटेलों में आंदोलन चला था, उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो चुका है। आंदोलन चलाने वाले भाजपा में हैं, और अब तो पटेलों से संबंधित जितनी भी सामाजिक राजनीतिक ताकतें हैं, सारी की सारी भाजपा में चलेंगी। अब तो बड़े बड़े पटेल भी बीजेपी में आ चुके हैं, उनके आध्यात्मिक नेता भी है, सब कुछ हो गया है। तो सौराष्ट्र में चाहे कड़वा पटेल हो, चाहे लेवा पटेल हो, वो सारे के सारे भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपने पिछली बार जो तमाम अलग अलग बिरादरियों के वोट दिखाए थे, सामाजिक समुदायों के वोट दिखाए थे, उससे भी स्पष्ट था कि पटेलों में भाजपा समर्थक रुझान बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी की नेता भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, उनके पास में चलूंगी। लेकिन अभय दुबे जी हमारे साथ,
जुड़ चुके हैं। रीना गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ खास मेहमान अभय जी जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपका स्वागत करते हुए, क्या से क्या हो गया देखते देखते, मतलब गुजरात में 2017 में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी अभी 2022 में आप अपना हाल देख रहे हैं। सौराष्ट्र का आंकड़ा कह रहा है कि यहां पर जहां पर आपने 30 सीटें हासिल की थी पिछली बार, इस बार 8 से 12 सीटों पर सिमटते हुए अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। ये एक चैनल का ओपिनियन पोल हो सकता है, गुजरात की जनता का ओपिनियन ये नहीं है। गुजरात की जनता का ओपिनियन इस बार बदलाव के पक्ष में बयार बह रही है। और मैं एक बात और साफ कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने नियोजित रूप से आम आदमी पार्टी को टेलीविजन चैनलों के माध्यम से कॉन्टेस्ट में खड़ा किया है, जबकि वो कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं है। इतिहास साक्षी है, पिछली बार गुजरात का चुनाव में आम आदमी पार्टी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई, 29,000 मात्र वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को 1,24,00,000 और भारतीय जनता पार्टी को 1,47,00,000। ये तर्क दिया गया कि देखिए पंजाब में भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया, तो पंजाब में उसके पहले के चुनाव में वो अकाली दल से ज्यादा 20 सीटें जीते थे, तो 22 से 40% तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन 0.1% से 45-49% तक नहीं पहुंचा जा सकता। गुजरात की जनता ये साफ जान ले कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप पार्टी का इस्तेमाल कर रही। मैं 2-3 सिर्फ छोटे से उदाहरण देकर खत्म करूंगा। कैसे कर रही है? अभी सत्येंद्र जैन वाला मामला बड़ा उठाया इन्होंने कि सुकेश जो ठग है उसने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ और 50 करोड़ रुपए का आप पार्टी को ऑफर दिया। ये कब की घटना है? ये 7 अक्टूबर का पत्र है, और 7 अक्टूबर के उस पत्र में वो लिख रहा है कि ईडी और सीबीआई का, एसीबी का 5 नंबर का जो डिवीजन है वो उससे 1 महीने पहले जब पूछताछ की थी तो ये सारे तथ्य खुलासे कर दिए थे। मतलब कब? 7 सितंबर को। ये मुद्दा कब उठा रहे हैं? सौराष्ट्र का सर मुद्दे पर सुनिए ना, सुनिए, ये जो आंकड़े हैं उस पर बात कर लेते हैं ना, एक एक करके आंकड़ों पर बात करते हैं। सौराष्ट्र का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से सीधा से सवाल है, देखिए आपके तमाम बड़े बड़े नेता, जिनमें एक हार्दिक पटेल भी शामिल रहे, जिन्होंने आप लोगों को मदद की, दरअसल क्योंकि जो आंदोलन पाटीदारों का शुरू हुआ था उसमें एक युवा चेहरे के तौर पर अपनी बड़ी पहचान बना ली बहुत कम समय में हार्दिक पटेल ने। वो आपको छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। पटेल समुदाय से आने वाले भूपेंद्र भाई पटेल को बीजेपी अपना चेहरा बना लेती है, तो पटेल वोटर जहां पर उसका अच्छा खासा प्रभाव है वो उसको वोट देते हुए नजर आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी आपको डेंट कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्यसभा के सांसद और प्रवक्ता राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के। सुधांशु जी, कम से कम अब तक दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के जो आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी बम्पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि फाइनल आंकड़े इसमें कुछ ट्विस्ट भी कर सकते हैं। 3 रीजन के आंकड़ों पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, मेरा मानना है कि गुजरात के अंदर जो एक प्रचार हो रहा है कि 3 पार्टियां हैं, तो अगर हम 3 को मान लें तो तीनों अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आपका सर्वेक्षण भी कहीं ना कहीं वही दिखा रहा है। अभय दुबे जी अभी अनेक प्रकार के एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राहुल गांधी जी पिछली बार के 2017 के गुजरात चुनाव में याद करिए कितना मंदिर घूम रहे थे, और इस समय वो दूर ही दूर जा रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि मानो गुजरात की जो कांग्रेस की इकाई है वो राहुल गांधी की यात्रा देख के ये ना कह रही हो कि ऐ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। अरे भाई, कहा जाता है गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो मैदान ही छोड़ के चले गए। तो आम आदमी पार्टी का जो राइज दिख रहा है उसमें एक कारण यह भी हो सकता है। मैं एक ये भी मानता हूं, कई बार आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्शन ज्यादा हुआ है, यथार्थ कम रहा है, परंतु मैं ये भी मानता हूं आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से आकर कूद गई है मैदान में, परंतु कांग्रेस के नेता अभी तक कहीं मैदान में दिखाई नहीं पड़े हैं। अब चुनाव की घोषणा के बाद यदि कांग्रेस पार्टी कूदती है ढंग से, तो हो सकता है कि वो विपक्ष के समीकरण में कुछ इधर उधर करने में सफल हों, ये उनका विषय है। इसलिए हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जहां तक ये मानना, हमारा मुकाबला केवल यह है कि गुजरात का विकास, गुजरात का जन कल्याण और गुजरात का गौरव, इन 3 चीजों को हम ध्यान में रखकर आगे। रीना गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। अभय दुबे जी, उनके सवालों पर आपकी टिप्पणी। ये बात तो सच है ना कि जहां जिस ट्रैक पर आपको दौड़कर रेस में फर्स्ट आने की कोशिश करनी चाहिए, आपने तो वो ट्रैक ही छोड़ दिया है। आप तो दूसरे ट्रैक पर दौड़ेंगे अगर,
तो फिर यहाँ के लोग तो बाजी मार ही ले जाएंगे अभय दुबे जी। चित्रा जी, गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए गा रही है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। क्या हाल कर दिया गुजरात का, पूछिए जरा। क्या रोजीट के सरपंच ने मार्च के माह में चिट्ठी नहीं लिखी थी कि सरकार समूचे गुजरात के गांव-गांव में जहरीली शराब बिक रही है, इस पर प्रतिबंध लगाइए। चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी और 50 लोग काल के गाल में समा गए। अभी मोरवी में क्या हुआ, मोरवी में मच्छर मार रैकेट बनाने वाली कंपनी को 150 साल पुराने ऐतिहासिक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया और झूठ क्या बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं था साहब। 23 अक्टूबर को समाचार पत्रों में छपा, उस आदमी ने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ उद्घाटन किया, बड़े बड़े विज्ञापन छपे, लेकिन इन्होंने नहीं देखा और प्रधानमंत्री उस दिन भी रैली करते रहे। 1 लाख आदिवासी भाइयों के पट्टे निरस्त कर दिए और उद्योगपतियों को कोड़ियों के भाव जमीन इन्होंने सौंप दी। ये अहमदाबाद हाईकोर्ट का इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसका असर पैदा नहीं कर पा रही है ना कांग्रेस पार्टी गुजरात में। ठीक है अभय जी, मैं आ रही हूँ, रीना गुप्ता जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन आंकड़े अभी तक के तो वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए अपने लिए गेन करती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से रुबिका का रुख करते हुए, रुबिका अब आखिरी रीजन के आंकड़े के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि अब की बार गुजरात में किसकी फिर से बन रही है सरकार। अगला रीजन क्या बताता है रुबिका? बस अगले रीजन की तरफ मैं रुक करूं उससे पहले अभय जी, आप बहुत अजीज हैं हमारे, लेकिन वो जो गाने में बात चल रही थी, ऐसा क्या सिला दिया कि लुट गए, हाँ लुट गए, इसका जवाब किसी और को नहीं, वो आपको ही देना है सर। अच्छी खासी सीटें आपके हाथों से जा रही है, कोई और पार्टी आकर वो लेकर जा रही है। सवाल आपसे बनेंगे और पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सेकंड नंबर के प्लेयर थे। अब मैं आपको वो चौथा रीजन भी दिखा देती हूँ, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण रीजन जिस पर आपने पहले कब्जा किया था वो आपके हाथ से निकल गया। अब ये जो सेंट्रल गुजरात है, वहां पर क्या आलम है? 61 सीटें हैं, 8 जिले हैं। अहमदाबाद, जहां अमित शाह ने भी रिप्रेजेंट किया, अहमदाबाद को मोदी ने भी किया है, इसी में वडोदरा आती है जहां पहली बार सांसद मोदी बने थे, यहीं से। अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, वडोदरा, पंचमहाल, महिसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर, ये सब यहीं पर आते हैं। और ये देखिए मध्य गुजरात का ओपिनियन पोल बताता है यहां भी बीजेपी 47% के साथ पहले नंबर की पार्टी बनी हुई है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर 28% वोट परसेंट ला रही है। आम आदमी पार्टी अभी आई और 19% यहां पर वोट परसेंट उनको मिल रहे हैं। कुल 61 सीटें हैं 8 जिलों की। और अब जब सीटों में इन सारे के सारे वोट परसेंट को आप तब्दील करते हैं तो कौन बाजी ले जाएगा, ये कोई बच्चा भी बता देगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले नंबर की जो पार्टी बीजेपी है वो सेंट्रल गुजरात में अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए और पहले से ज्यादा सीटें पाते हुए, पहले 37 सीटें मिली थी पिछले चुनावों में बीजेपी को, और आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाते हैं तो 46 से 50 सीटें बीजेपी के खाते में। कांग्रेस जिसे पहले 22 सीटें मिली थी, आज की तारीख में बड़ा नुकसान झेलते हुए 8 से 12 सीटें। आम आदमी पार्टी 1 से 3 सीट पाएगी और अन्य के खाते में 2 सीट यहां पर आएगी। फिर बता दूं आपको, ये वो इलाका जहां सबसे ज्यादा सीएम जो है रिप्रेजेंट इनफैक्ट अहमदाबाद को करते हुए गुजरात के सीएम की कुर्सी पर पहुंचे हैं, लेकिन यहां भी बीजेपी बाजी मारती हुई। तो चित्रा, अगर इन सबको ऐड ऑन कर दिया जाए, अब से कुछ ही मिनट में वो फाइनल आंकड़ा आ भी जाएगा, लेकिन अगर ऐड ऑन करेंगे तो तस्वीर जो बिग पिक्चर है वो टोटल वोट शेयर में कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। मैं अब टोटल वोट शेयर आपके सामने रखती हूं। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और इसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आया ड्रोन और लेकर आया है फाइनल ओपिनियन पोल का ये वोट परसेंट। बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 29%, आम आदमी पार्टी को 20% यहां पर वोट परसेंटेज और अन्य के खाते में 6%। ये कुल 182 सीटों का वोट परसेंटेज आपके सामने रख रही हूं। किसे कितने वोट परसेंटेज मिल रहे हैं वो आपके सामने। और अब वो मौका, वो पल आ गया है जब आप जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में अगर गुजरात में चुनाव होते हैं तो किसकी बनती है सरकार। क्या वो जो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने कभी पाई थी वो आंकड़ा तोड़ पाएगी, वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? सीटें आपके सामने, उसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ड्रोन आएगा और वो ड्रोन आंकड़े बताएगा आंकड़ों में किसकी बन रही है सरकार, क्योंकि 4 अलग अलग रीजन में बीजेपी सबसे आगे। और ये देखिए, बीजेपी 131 से 139 सीटें पा रही है, कांग्रेस के खाते में 31 से 39 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी 7 से 15 सीटें पाएगी, अन्य के खाते में
2 सीटें आएगी। कुल 182 में आंकड़ा बीजेपी का भारी है, पलड़ा बीजेपी का भारी है और बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई 127 जो कभी लाई थी आज 131 से 139 के बीच पा सकती है। यह गुजरात का ओपिनियन पोल और इस वक्त की बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर यही है कि गुजरात में बन रही है बीजेपी की सरकार। सी वोटर का ताजा आंकड़ा और सर्वे यही बताता है 131 से 139 सीटें पाती हुई बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुई ये सर्वे बता रहा है। यानी चित्रा, चाहे अभय जी हो चाहे हमारे बाकी मेहमान हो, ये वो आंकड़ा है जो बताता है कि बीजेपी जब ताकत झोंकेगी तो एंटी इनकम्बेंसी को भी साइड में रखेगी और ये अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो रुबिका ये है, 1 साल पहले ही टॉप टू बॉटम पूरी की पूरी सरकार बदल गई, पूरे चेहरे बदल गए। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी अब तक के इतिहास में, गुजरात के अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई अगर इस ओपिनियन पोल में नजर आ रही है, तो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त दिला दी है, इसी पर चर्चा करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी की तो बल्ले बल्ले हो रही होगी और लगातार उनके नेताओं की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन पहले मैं यशवंत देशमुख जी आपका रुख करना चाहूंगी, आप फाउंडर हैं सी वोटर के। ये जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 131 से 139 सीटें, ऐसा तो 2002 में 127 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, 1995 में 121 सीटें हासिल करने वाली पार्टी। ऐसा क्या हो गया गुजरात में कि कोई भी सत्ता विरोधी लहर उसके आसपास नजर नहीं आ रही है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी मजबूत पार्टियां भी हैं, उसके बावजूद बीजेपी यहां क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल में। यशवंत जी। 2 मुख्य कारण है उसके। पहली बात तो ये कि बीजेपी का एक कोर वोट जो है वो मिनिमम 45% का गुजरात में बन गया है। किसी भी पार्टी को जिसको बीजेपी हराना है गुजरात में, उसे 45% से ऊपर वोट लाने की सोचनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरा मुख्य कारण यह है आम आदमी पार्टी का आविर्भाव जो उत्तर गुजरात में हुआ है। एक तरह से वर्टिकल स्प्लिट अपोजिशन वोट में वो डाल रही है। हमारे जो ट्रैकर हैं उसमें लगातार हम इस बात को कह रहे हैं एबीपी वोटर के कि जो आम आदमी पार्टी को 100 वोट जो मिल रहे हैं गुजरात में, उसमें 75 वोट कांग्रेस से और 25 वोट बीजेपी से आ रहे हैं, जिसका अर्थ एक सामान्य सा ये है कि अगर आम आदमी पार्टी 10% वोट भी पाती है गुजरात में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का गैप 5% बढ़ जाता है। और अभी फिलहाल हमारा ट्रैकर कह रहा है 20% का आंकड़ा ब्रीच कर रही है आम आदमी पार्टी। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस और बीजेपी के बीच का गैप 10% वोट और बढ़ रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का गैप तकरीबन 8-9% के आसपास था, अब वो बढ़ के 17-18% के आसपास का हो जाएगा केवल और केवल आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस के कारण। तो इतना तय है कि आम आदमी पार्टी का उठना लॉन्ग टर्म में भले ही बीजेपी के लिए चिंताजनक हो, लेकिन इन चुनावों में वो बीजेपी को अच्छी खासी एक बम्पर जीत की ओर पहुंचाने में कामयाब, मतलब उनका प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई बीजेपी के गवर्नेंस या बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को बहुत ज्यादा लोग अच्छा आंक रहे हो, वो बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, वो पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उनकी जो विश्वसनीयता है वो खासतौर पे गुजरात में, पूरे देश में तो जो नंबर्स हैं वो आपके सामने रहते हैं, लेकिन उस विश्वसनीयता के चलते वो दरअसल बीजेपी की सारी कमियों को, बीजेपी की सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं वो सारी ढक जाती हैं और वो काफी हद तक डैमेज कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर की जो रेटिंग है वो रहती है। और यही बिल्कुल साफ यहां पर भी दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग बीजेपी को मदद कर रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन या उभार जो है वो कांग्रेस को नीचे की ओर खींच रहा है। इसके कारण बीजेपी का काम बहुत आसान हो गया। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान में रखना होगा, 1998 में 45% बीजेपी ने वोट शेयर हासिल किए थे और 2017 में जब सीटें 99 आई थी तब उसका 49% वोट शेयर था। इस बार वोट शेयर उसका घट रहा है लेकिन बम्पर सीटें उसको मिलती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है, इस बात को मैं आपसे समझूंगी। लेकिन रीना गुप्ता जी, मतलब आपकी तो बल्ले बल्ले, अब गुजरात में जितनी भी सीटें आ रही हैं वो तो आम आदमी पार्टी के लिए फायदा ही करवा रही हैं, लेकिन ये जो सीएम का चेहरा लाकर या बार बार बीजेपी पर, कांग्रेस पर निशाना साधकर आप जो सरकार बदलने का दावा कर रही है, आपके दावे में कम से कम ये ओपिनियन पोल अपनी राय ये देता है कि दम नहीं है। देखिए, हम हमेशा सर्वे में कम आते हैं और हम सीधे सरकार बनाते हैं। जितनी बार भी सर्वे होते हैं उतनी बार हमेशा आम आदमी पार्टी को कम ही सीट दिखाई जाती है, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो शांत वोटर है।
लेकिन आप देखिए ना कि 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज सिर्फ इस वजह से चला है क्योंकि कांग्रेस वहां पे विकल्प प्रोवाइड ही नहीं कर पाई। इस बार गुजरात की जनता के सामने एक बहुत मजबूत विकल्प है। यही कारण है कि जब भी हमने कोई अपना चुनावी ऐलान किया, हमने जो गारंटी कार्ड दिए, उसको सारी वहां की पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया है। जो गुजरात में कोई भी तबका आप देख लीजिए, चाहे आप किसान वर्ग देख लीजिए, आप देखिए अभी सीटें बहुत बढ़ेंगी हमारी धीरे धीरे। देखिए हमारी सरकार बनेगी, मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन सा चेहरा है। पिछली बार 6 महीने में इन्होंने 4 मुख्यमंत्री बदले और आप कब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे वोट खींचते रहेंगे? अब गुजरात की जनता जो है सवाल पूछ रही है, चाहे मोरबी हत्याकांड हो, चाहे तक्षशिला कांड हो, किसी में किसी की अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हुई? और 27 साल में आज चाहे वहां पे किसानों का वर्ग हो, चाहे वहां पे 50 लाख बेरोजगार जो हैं, जो हर महीने पेपर लीक होता है वो परेशान है, वहां की गृहिणी परेशान है। ये सारे लोग, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, रीना गुप्ता जी, सवाल भी हमने पूछा था, सारी गारंटी लोग सरकार से परेशान हैं, नाराज भी हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं, उसका भी एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अब सुधांशु जी की बारी है, क्योंकि ये आंकड़ा सुधांशु जी के लिए छप्पर फाड़ कर खुशी लेकर आया है। सुधांशु जी, इतनी उम्मीदें बीजेपी को हैं 131 से 139, मतलब अब तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा आंकड़ा, अगर बीजेपी 2022 के चुनाव में इतनी सीटें लेकर आती है तो। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, आपका जो आंकड़ा दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हम अपना सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, परंतु हमारी उम्मीद ये है कि हो सकता है कि हम इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल हों। उसका एक कारण है कि आज राजनीति में, जैसे आपने कहा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता महोदया बोल रही थी, यहां विषय राजनीति का नहीं है, राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का हो गया है और हम विश्वसनीयता के प्रतीक हैं और बाकी लोग अविश्वसनीयता के प्रतीक हैं। जैसे उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब बताइए, अभी इन्होंने इतने सारे मुद्दे गिनाए, याद करिए कुछ दिन पहले ट्वीट किए थे सुबह सुबह केजरीवाल जी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे मैं 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और फिर आके क्या बोले कि करेंसी नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया। अरे भाई, पहले ये बताओ, अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में बहुत ढिंढोरा पीटते ना शिक्षा व्यवस्था का, पाठ्य पुस्तक में गा से गणेश पढ़ाते हो ना। ये है दो चेहरे कि पाठ्य पुस्तक जो आपके अधिकार में है उसमें गा से गणेश नहीं, फिर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी सारे विषय किनारे और यह विषय महत्वपूर्ण, और फिर जो विषय आरबीआई के अधिकार में है वह सरकार से कहेंगे कि इस पे फोटो चाहिए। इसलिए, और इतना ही नहीं, बाकी पार्टियां तो भाई राहुल गांधी मंदिर घूमते थे, ये तो सीधे कह दिए मैं कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा हुआ हूं, मतलब एक प्रकार से घोषित कर दिए कि जैसे वो कृष्ण जी के ही अवतार होके आए। अभी इनसे पूछिए कि कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर औरंगजेब की निशानी रहनी चाहिए कि नहीं, तुरंत बदल जाएंगे। और तो और इनका अमानतुल्लाह खां जब हम औरंगजेब रोड का नाम बदल के कलाम साहब पे किए थे तो छाती पीटने लगे से आगे कि औरंगजेब का नाम रहना चाहिए। ये जो दो चेहरे हैं, इन्होंने राजनीति में विश्वसनीयता के संकट खत्म करने के नाम पे आई हुई पार्टी ने उस संकट को और गहरा दिया है नित्य बदलते हुए अपने स्वरूपों के कारण। तो ये एक अलग प्रकार की चुनौती सामने आ गई है, मतलब जिसको अभी ये बहुत सारी बातें कह रहे थे, एक लाइन और कह दूंगा द लाइटर नोट, अभी अभय दुबे जी कह रहे थे ना, यार ने लूट लिया घर यार का। अरे साहब, यारी तो आपने निभाई थी आम आदमी पार्टी, पालकी ढो के पहली सरकार आपने बनाई थी और वो आपका दिल्ली तो ले गए, पंजाब भी ले गए। तो ये मसल भी आप पे लागू होती है, हमारे पे नहीं लागू होती है। और जब जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ी है तो उसने झाड़ू फेर दिया है, और हमसे लड़ी है तो झाड़ू फिरवा लिया। और रीना जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि इनको कम आंका जाता है। उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं कहा था कि आम आदमी पार्टी लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त करने जा रही है। दिखाया जा रहा था वो ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी। गोवा में कुछ लोग कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण करेगी, मगर उत्तराखंड, गोवा और उनमें तो ऐसा ये कहना गलत है कि हमें हमेशा कम आंका जाता है। कई बार आपको बहुत अच्छा आंका गया और आप जो आंका गया उससे कम प्रदर्शन कर। रीना गुप्ता जी जल्दी से, उसके बाद रुबिका मैं फौरन आपके पास आती हूँ। आपके पास भी कोई सवाल हो आप पूछ सकती हैं सीधे। सुधांशु भाई इस बात का जवाब देना, जो हमारा प्रपोजल था लक्ष्मी जी और गणेश जी वाला, वो सुधांशु भाई उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको लागू करवाएं। सुधांशु भाई उसका क्रेडिट ले लें। गुजरात में आप बोल दें कि आपने लागू करवाया है, लागू तो करवाइए, ले लीजिए उसका क्रेडिट। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पे झाड़ू लगाई थी
और गुजरात में भी वही रिपीट होने वाला है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पे झाड़ू लगाने वाली है आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात की जनता त्रस्त हो गई है। चाहे वो तक्षशिला का कांड हो, चाहे वो जहरीली शराब का कांड हो, चाहे वो मोरबी का कांड हो, उसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, उसमें कितने लोगों की मौतें हुई हैं और उसमें गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और यही कारण है कि गुजरात की जनता बुरी तरह गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी से, और वही गुस्सा जो है वो वोट के रूप में दिखाने वाली है सुधांशु भाई। ठीक है, ज्यादा इंतजार इसके लिए नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले इस ओपिनियन पोल पर ही रहते हैं। जल्दी से अभय दुबे जी, आपकी एक टिप्पणी। देखिए, 77 सीटें आप लोगों ने जीती थी 2017 में। जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण बनकर राहुल गांधी की पहचान भी पिछले गुजरात चुनाव में ही निकलकर सामने आई थी। अभी आपका हाल 31 से 39 सीटें। और अभय दुबे जी, मैं आंकड़े देख रही हूं, अगर पिछले कई चुनावों पर मैं नजर डालूं तो सबसे खराब वोट प्रतिशत इस बार ही आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप इस बात को किस तरह से स्वीकार करेंगे कि आपने अपना क्यों हाल बना लिया है? 1998 में 35%, 2002 में 39%, 2007 में 38%, 12 में 39%, 2017 में आपने 41% वोट शेयर हासिल किए थे। और अभी क्या हाल बना कर रखा है कांग्रेस ने अपना? इसके लिए कैसे दोष देंगे आप दूसरों को? देखिए, देशमुख जी, एबीपी न्यूज और सुधांशु भाई इस खुशफहमी में रहें कि ये जो आपने सर्वे किया ये सही है, जबकि देश की जनता, गुजरात की जनता देख रही है। मैं एक लाइटर नोट पर मैं भी बात कह देता हूं, ये जो दोनों राजनीतिक दल हैं, आप और भारतीय जनता पार्टी, माता लक्ष्मी का उदय हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। जानती है माता लक्ष्मी के पहले कौन निकला था उस समुद्र मंथन में से? उसमें निकली थी उनकी ज्येष्ठा लक्ष्मी, जो वरुणी के साथ निकली थी, अर्थात शराब के साथ निकली थी। दोनों राजनीतिक दलों का संबंध अलक्ष्मी से है और कांग्रेस पार्टी का संबंध विष्णु, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से है, इसलिए उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। अब गुजरात की जनता जब ये 139 का आंकड़ा देखे गौर से एबीपी न्यूज पर, तो याद रखिएगा यही वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। याद रखिएगा यही वो राजनीतिक दल है जिसने 60 और 70 रुपए की दाल और खाने का तेल 200 रुपए रोकना पड़ा है। देखिए, अल्पेश ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास अभय दुबे जी। ठीक है, लेकिन आंकड़ों में वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं फौरन लौटूंगी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अल्पेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। अल्पेश जी, जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, बीजेपी 131 से 139 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 31 से 39, आम आदमी पार्टी 7 से 15 सीटें। बीजेपी ने अब तक इतना बढ़िया प्रदर्शन कभी नहीं किया। अगर यही ओपिनियन पोल फाइनल आंकड़ों में भी तब्दील होते हैं तो क्या वजह मान रहे हैं इसके पीछे की आप? देखिए, पिछले 27 साल से गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार समयांतर पर हर वक्त पर कोई ना कोई मसले, कोई इश्यू तो खड़े हुए हैं, आंदोलन भी खड़े हुए हैं, बट फिर भी बार बार भाजपा की सरकार आ रही है। उसकी बहुत सारी वजह है। देखिए, वो गुजरात मॉडल है जहाँ की सड़कें, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ की स्वास्थ्य सेवा, जहाँ की एजुकेशन सेवा, जहाँ का फार्मिंग सिस्टम, जहाँ का फार्मरों को जो पानी दिया जाता है, बहुत सारी बातें ऐसी है जिसकी वजह से बार बार भाजपा की सरकार आ रही है। देखिए, एक गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत कमियां तो रहती है, बट मोटे तौर पे देखा जाए तो हर तबके, हर वर्ग के लोगों के लिए ये गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट की वजह से आज देखिए गुजरात के हर किसानों के वहां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। देखिए, गुजरात की हर सड़कें देखिए, गुजरात की सड़कें बहुत सुंदर है। गुजरात के अंदर हेल्थ जो सेवा है वो बहुत बढ़िया है। गुजरात के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया है। गुजरात के अंदर अर्बन इलाका और विलेज इलाका दोनों को आप देख लीजिए तो हर जगह पे लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों की समृद्धि बढ़ी है। दुर्घटनाएं, घटनाएं या ऐसे इंस्टेंस होते रहते हैं, बट फिर भी उन सभी में भाजपा की सरकार लोगों के लिए काम करती है, उन लोगों के इश्यूज को हल करने में काम करती है। और दूसरा ये है कि भाजपा का जो फाउंडेशन है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, उसका जो फाउंडेशन, किसानी बड़ा मुद्दा है, मूलभूत सुविधाओं को लोग भी बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। बेरोजगारी के बाद दूसरे नंबर पर वो आता है। आप भी कह रहे हैं सड़क, बिजली, पानी सब कुछ अगर ठीक है तो यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं लोगों के लिए दूसरा बड़ा मुद्दा कैसे हो सकती हैं? अल्पेश ठाकुर जी, गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी दरअसल आप लोगों के लिए एक ऐसा फैक्टर हो चुके हैं, जब वहां पर कामकाज अगर मुख्यमंत्री या उनकी राज्य सरकार उस तरह से नहीं भी कर पा रही है, लेकिन आपके पास मोदी हैं और उसका फैक्टर यहां पर दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार से लोगों की नाराजगी नहीं है।
देखिए नाराजगी हो सकती है, इतने साल से सरकार चला रहे तो थोड़ी बहुत नाराजगी तो होगी, बट देखिए नरेंद्र मोदी गुजरात को देश के पास है, वो तो हमारा अचीवमेंट है ही, बट उसके साथ भी उनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो जो गवर्नमेंट को एक अच्छी तरीके से जो चलना चाहिए, उसमें भी उनका मार्गदर्शन, उनका आदेश चलता है और यहाँ की गवर्नमेंट हर तबके के लिए काम करती है। मैं आपको बोलूं, किसानों की बात करें, किसानों को वक्त पर पानी हर खेत में मिलता है। अब किसान के लिए पानी बहुत बड़ी बात है। ये गुजरात ऐसा गुजरात है जहाँ 15, 20, 25 साल पहले किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था। देखिए गवर्नमेंट आने की दूसरा भी एक वजह ये है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है हर ब्लॉक हर बूथ के अंदर बहुत बड़ी तादाद में संगठन आप लोगों का मजबूत है। अल्पेश भाई, मैं चित्रा के साथ रूबिका बात कर रही हूँ, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो आज की तारीख में ये बात समझ में आ रही है कि मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ी ब्रांड है, वो सारे मुद्दों के ऊपर हो जाते हैं, वो उनका अपना गढ़ है, अपना इलाका है, गुजरात से वो आते हैं तो वो मोहब्बत उनको बेइंतहा मिलती है। पर अल्पेश भाई, अगर अभी मैं और चित्रा ये बात समझने की कोशिश करें और हमारे व्यूअर्स ये समझने की कोशिश करें, एवं सूच है, ऐसा भी क्या है कि गुजरात में इतने लंबे अरसे के बाद भी आप लोग सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं और बम्पर जीत के साथ? ये क्या इसलिए नहीं है कि आपके आगे कोई और बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है? अगर मिल जाए तो शायद वो नाराजगी सरकार तब्दील होने में दिख जाए। देखिए, मैं भाजपा का जो फाउंडेशन बना हुआ है, पन्ना प्रेसिडेंट से लेके ब्लॉक तक, ब्लॉक से तालुका, तालुका से जिला और गुजरात स्तर पर एक कैडर बेस्ड संगठन है और 85 लाख पन्ना प्रेसिडेंट है। दूसरा कैडर बेस्ड एक शिष्ट वाला संगठन है और गवर्नमेंट और संगठन अब पैरेलल काम करते हैं। जो गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों और गवर्नमेंट के इश्यूज पे और लोगों की सुविधाओं के लिए काम करते हैं और संगठन जो है वो पार्टी के संगठन को, पार्टी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करते हैं। लोगों की समस्याओं को भी वो लोग सरकार की तरफ रखते हैं। देखिए मोदी साहब, अमित शाह साहब दो बड़े चेहरे हैं, बट साथ में भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है और लोगों तक जाने में वो सफल है, लोगों को मतदान बूथ तक ले जाने में सफल है। दूसरी ओर ये है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं संगठन बहुत मजबूत है। मुझे मैं आपसे इजाजत लूं, चित्रा आपसे इजाजत ले, उससे पहले बस ये बता दीजिए कांग्रेस क्यों अपनी जड़ें वहां खो रही है? आप भी तो कांग्रेसी नेता थे, इनफैक्ट चुनाव आपने उन्हीं के टिकट पर, क्यों आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। कुछ सेकंड में अगर बता पाए आप तो। देखिए दोनों पार्टियों का जो ढांचा है, मजबूती यानी नींव जो है वो नींव हिल चुकी है। कार्यकर्ता बचे नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसलिए बची है क्योंकि उनका जनाधार अभी तक है, बट पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेता वो नींव पूरी ध्वस्त हो चुकी है। ना पार्टी का संगठन कोई काम कर रहा है, सब अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए, लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे, इसलिए वो विफल है। मैं आपको बताऊं, भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए वो फोर्स किसी पार्टी में नहीं है, वो आज भी नहीं टिक पाएंगे। आपके सर्वे भले ही 130-132 बता रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं 150 से ज्यादा सिखाएगी। आप ये कह रहे हैं 150 से 182 में से 150। मैं आज इस चीज को याद रख लूंगी। चित्रा, आप भी इसका स्क्रीन सेवर रख लीजिएगा या फिर स्नैपशॉट ले लीजिएगा। और अल्पेश भाई, दोबारा जब आपसे मुलाकात होगी तो 100-150 के आसपास के नंबर पर ही हम बातचीत करेंगे। मुश्किल है। देखते हैं। पक्का। हाँ ठीक है अल्पेश भाई, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। चित्रा, अब उनके 150 के दावे में कितना दम है इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। मुझे बंगाल भी याद आ जाता है, हालांकि बंगाल से इतर गुजरात की स्थिति अलग है। प्रधानमंत्री वहां से आते हैं तो आप देखिए आंकड़ा 131 से 139 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, जो इतिहास में पहली बार होगा अगर बीजेपी इतनी सीटें हासिल करती है गुजरात में। तो लगातार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? कांग्रेस अपना जनाधार खोती हुई क्यों चली जा रही है और आम आदमी पार्टी अगर आगे की ओर बढ़ रही है तो फिर कितनी मुश्किलें वो पैदा कर सकती है जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी। आप तक पहुंचाएंगे ये तमाम बातें, कवरेज में आगे बढ़े। सबसे ताजा और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लगातार जारी है। जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 131 से 139 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, जो बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। जो पार्टी इतने सालों से, लगभग 2.5 दशक से एक राज्य पर काबिज है, वो अपने पुराने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड गुजरात में बनाती हुई नजर आ रही है। और यहां पर सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। 65% लोग उनके कामकाज पर मोहर लगाते हैं और शायद यही वजह है कि गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव में कम से कम ओपिनियन पोल बता रहा है कि सारी की सारी जनता एकमुश्त होकर, वोट प्रतिशत पिछली बार से कम जरूर हो रहा है लेकिन सीटों में जब वो कन्वर्ट होता है तो ये सीधे 139 तक चला जाता है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में
जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने आपके सामने रखे थे, रुबिका उसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगी। रुबिका, अगर पिछले ओपिनियन पोल को आज के ओपिनियन पोल से हम तुलना करें तो किस तरह का बड़ा फर्क नजर आता है, उसके बारे में क्या जानकारी देंगी आप? चित्रा, अच्छा खासा फर्क नजर आ रहा है। मतलब आप कैनवस पर दो चीजें अगर रख लेंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये बढ़त जो है किसको किस तरीके से मिलती हुई जा रही है। गुजरात मॉडल बीजेपी का काम कर रहा है या दिल्ली मॉडल आम आदमी का काम कर रहा है या राजस्थान मॉडल काम कर रहा है कांग्रेस का, ये देखिए आप। हमने अक्टूबर में जब ओपिनियन पोल किया था और जैसा यशवंत अभी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी से नाराजगी नहीं है, उनके मुख्यमंत्री के कामकाज से सबके सब खुशी है। बीजेपी आप देखिए 47% पर थी, आज वो घटकर 45% पर होगी। कांग्रेस 32 पर थी, 29 पर रह गई है। आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है, इकलौती एक पार्टी है, जैसा रीना जी अभी कुछ टाइम पहले कह रही थी कि अभी तो और चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस आपको एक महीने में दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 17% पर अब बढ़कर जो अक्टूबर के बाद नवंबर में आई है तो 20% हो गई है। अब जब आप इन वोट परसेंटेज को सीट में कन्वर्ट करते हैं तो आंकड़ा क्या बताता है, ये आपके सामने रखती हूं मैं। ये देखिए, आपको अक्टूबर में अगर ये सर्वे जब हुआ था तब बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल रही थी, तब भी सरकार बना रही थी और तब भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही थी। लेकिन आज वो सीटें घटी है, 131 से 139 पर आ गई है। कांग्रेस 36 से 44 सीट एक महीने पहले पा रही थी और आज आप देखिए वो घटकर 31 से 39 हो गई है। आम आदमी पार्टी आप देखिए सबसे ज्यादा बढ़त अगर कोई पा रहा है इस पिछले एक महीने में, तो 0 से 2 सीटें मिल रही थी कहां आम आदमी पार्टी को, और आज की तारीख में वो डबल डिजिट जो है वो क्रॉस कर सकती है। 7 से 15 सीटें महज एक महीने के अंतराल में दिख रहा है। तो अब आप देखिए जब चुनाव होंगे तो ये बढ़त होती है कि इसमें मामला जो है वो घट जाता है। चित्रा, ये बड़ा दिलचस्प है डिफरेंस जो आपने देखा है। बिल्कुल सही कहा रुबिका आपने, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का सबब हो सकता है, लेकिन बीजेपी रिलैक्स कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। सुधांशु जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, आज ही आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार सामने आए। उनकी ओर से कहा गया है कि बीते 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो काम गुजरात में मैं कर दिखाऊंगा। इस बार गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दे। और लगातार अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में लगे हुए हैं, वो अभी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा है 2017 के मुकाबले बीजेपी का भी 4% घट रहा है इस ओपिनियन पोल में। देखिए, जो आपने बात कही, पहले तो मैं कहना चाहूंगा उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किया है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, परंतु उन्हीं के साथ उनके बहुत से कुछ एक विवादित विषय भी सामने आने लगे हैं कि उनके ऊपर आरोप लगा था और वो नशे में थे वगैरह वगैरह। वो भी एक अलग बात है, क्यों कोई भी व्यक्ति जब सामने आता है तो उसकी पुरानी कुंडली भी उसी के साथ उभर कर सामने आने लगती है, वो भी एक सहज स्वाभाविक बात है, तो उस विषय का भी उनको जवाब देना ही पड़ेगा। खैर, मगर दूसरी बात जहां तक हम कहना चाहते हैं, देखिए अभी ये बोला जा रहा था कि जब अल्पेश ठाकुर बोल रहे थे कि हम इससे भी ज्यादा पाएंगे, तो याद करिए अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है, वो माधव सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 149 सीटें पाई थी। यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस जीत का श्रेय किस चीज को दिया था। KHAM खाम, ये 4 जातियों का समूह, ये जातिवाद, विभाजन और सांप्रदायिकता के आधार के ऊपर विजय प्राप्त करने का मंसूबा पालते थे। अब हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर यह फिगर दिख रही है और यह फिगर आगे भी बढ़ सकती है। हाँ, एक बात जो आपने कही पिछले एक महीने में थोड़ा कम आया, तो मैं उसका एक कारण मान लूं, यदि आपके सर्वेक्षण को सही माने, यद्यपि हम इससे पूर्णतः सहमत नहीं है, फिर भी इसी समय में अगर आप देखें तो मोरबी की घटना हुई, जिसका एक निश्चित रूप से बहुत हृदय विदारक घटना थी, दुखद घटना थी, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं उस पर दिखाई पड़ेगा। अब जो जो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, आज भी एक अधिकारी पे कार्रवाई हुई और कठोर कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो मानी हुई बात है, उस कारण से चीजें दूसरी वास्तविक मुद्दों की तरफ और तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो अभी एक महीने का समय है और एक महीने में अभी देखा जाए तो भाई आम आदमी पार्टी ने काफी अपना प्रयास किया है, तो ये कांग्रेस के लिए विचार करने का विषय है। विचार हो रहा है अभय दुबे जी, इस प्रकार से मैदान छोड़ के रखेंगे, अब ये यारी अगर आप निभाएंगे तो यारी किस पे भारी पड़ेगी, ये आपके लिए सोचने का विषय। यारी निभा रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में। अभय जी, रीना जी आ रही हूं उसके बाद। चित्रा जी, विडंबना देखिए, एबीपी न्यूज अल्पेश ठाकुर का इंटरव्यू बताता है, अल्पेश ठाकुर जीत का दावा कर रहे हैं, जो खुद राधनपुर से भी चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव,
कांग्रेस पार्टी से हारे, कांग्रेस में पार्टी से लड़े थे तो चुनाव जीते, और वो दावे कर रहे हैं। और दावे क्या कर रहे हैं कि साहब स्वास्थ्य की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। अरे अल्पेश ठाकुर जी, एक बार जो मोदी जी ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट जारी की है, हाल ही में पढ़िए उसको। हिंदुस्तान में गुजरात प्रांत एकमात्र है जहां की महिला और 59 महीने के बच्चे सबसे ज्यादा खून की कमी के शिकार हैं, 80% से अधिक। जानते हैं आप, और NHFS 4 से अधिक हो गया ये आंकड़ा, तो वो हाल आपको पता पड़ गया। आपने बर्बादी का हाल ये कर दिया युवाओं की बेरोजगारी के लिए कि 34 प्रवेश परीक्षाएं और परीक्षाओं में धांधलियां गुजरात प्रांत में हुई, देश के किसी प्रांत में नहीं हुई, और ये सारे मुख्यमंत्रियों के रहते हुई। 2.25 लाख करोड़ रुपए का सेमी टेलकम पाउडर के नाम से जो ड्रग था वो गुजरात के पोर्ट से गायब हो गया, पता ही नहीं, सरकार को पता ही नहीं कहां गया, और आए दिन वहां ड्रग्स पकड़ा रहे। पूरे गुजरात इस बात से त्राहिमाम कर रहा है। किसान राहुल गांधी घर घर पहुंच रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद गुजरात प्रांत के हर घर पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? 1,38,00,000 जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 90% लोगों के बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ, 53 लाख किसानों को उसका लाभ मिलेगा। राहुल गांधी जी की ये योजना, ये तो वादा है ना। पुरानी पेंशन योजना, अभय दुबे 72 कर्मचारी संगठनों इस बारे में विचार जो करना होगा आंदोलित है गुजरात में, वादा कि अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बड़े नेता चुनावी राज्यों में जाकर लगातार ताकत लगा रहे हैं, अभय दुबे जी, आपके जो बड़े नेता हैं वो दूसरे राज्यों के ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन जहां की परीक्षा है उस परीक्षा के पेपर को छोड़कर आप आगे की तैयारी करोगे तो कल की परीक्षा में आपका नंबर कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीना गुप्ता जी के पास जाते हुए, रीना गुप्ता जी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं और जो टिप्पणी खुद सुधांशु जी भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन उसका पूरा जोर तो अभय दुबे जी को ही खत्म करने पर है एक तरीके से। कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को कोई असर नहीं हो रहा है उसका। देखिए चित्रा जी, पिछले 27 साल में गुजरात में सबका साथ और भाजपा के नेताओं का और भाजपा के दोस्तों का विकास हुआ है। सिर्फ यही कारण है कि आप देखिए 27 साल भी वहां पे लाशें पड़ी थी और प्रधानमंत्री जी के स्वागत में इनको लिपाई पुताई करनी पड़ रही थी, लेकिन लिपाई पुताई करने से अब कुछ नहीं होगा। गुजरात की जनता देख चुकी है 27 साल का कुशासन, और गुजरात की जनता ये भी देख चुकी है कि किस तरह आम आदमी पार्टी ने 6 महीने के अंदर पंजाब में अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए। वहीं प्रधानमंत्री जी जो 7-8 साल से हमें जो सपने दिखा रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियों का, 15 लाख का, इसका उसका फलाना ढिमाका, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल के जितने गारंटी कार्ड हैं, सारे गारंटी कार्ड पे जो लिखा है वो सारा पूरा होगा। यही कारण है कि इस बार आप देखिए कांग्रेस को तो कोई वोट देने ही नहीं वाला है, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना। जो 2-4 MLA जीत भी जाएंगे वो भी बिक के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। गुजरात की जनता मन बना चुकी है, इस बार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी चुनाव होने वाला है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई CM फेस है। पिछली बार आपको याद होगा 6 महीने में 4 चीफ मिनिस्टर इनको बदलने पड़े। अगर इतने बढ़िया नेता इनके पास हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो क्यों इनको इतनी जल्दी मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं? ये बड़ा सवाल है। तारीख में किसी को पता भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन है। ये सवाल बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल कर लेने के बावजूद तो लोगों को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, इतना बड़ा फेरबदल कर देने के बावजूद अगर गुजरात में छप्पर फाड़ कर वोट पाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, तो सवाल यह है कि क्या राष्ट्रवाद उसको जिता रहा है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री लगातार जारी है। सबसे बड़ा और ताजा ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। सबसे ताजा ओपिनियन पोल लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, भारतीय जनता पार्टी छप्पर फाड़कर बम्पर सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है। वो तमाम आंकड़े भी आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही साथ किस रीजन में किस पार्टी को कितनी बढ़त, कितनी सीटें हासिल हो रही हैं, वो भी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरा दमखम लगाए हुए हैं गुजरात के भीतर, क्या ये पूरा का पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द गिर्द और उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है? और इसी वजह से अगर दूसरी पार्टियों को आप देखेंगे तो कैसे नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट वो हिट करने से बचती हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 अक्टूबर को भरूच में उनकी ओर से बड़ी रैली की गई। कश्मीर का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी वहां पर नजर आए। राष्ट्रवाद, इसको लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री गुजरात के लोगों के भीतर
हुंकार भर रहे हैं। कम से कम उनके इन चार अलग अलग तस्वीरों के जरिए 11 अक्टूबर को राजकोट में मौत के सौदागर का जिक्र किया है। मौत के सौदागर का जिक्र 2007 में सोनिया गांधी की ओर से उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए की गई थी। डीसीआर बेस की आधारशिला वो रखते हैं। पहुंचते हैं गुजरात तो 19 अक्टूबर को बनासकांठा में, और उसके अलावा हमने चौथी तस्वीर भी आपको दिखाई। जल्दी जल्दी टिप्पणी, सबसे पहले दिव्यांग आपसे शुरुआत करते हुए। राष्ट्रवाद जिता रहा है बीजेपी को गुजरात। जी हाँ, बिल्कुल जिता रहा है। इसके अलावा मैं जो टिप्पणी करना चाहता था वो ये है कि अगर आप देखिए कि इतना मतों का अंतर है तो 1985 का जो 149 का आंकड़ा है वो जरूर इस बार टूटता हुआ नजर आता है। लेकिन जो आपका उछाल है जिसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी 4% सीट लूज कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए। कांग्रेस को तो बिल्कुल ही समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इतना पाया था, 98 के बाद लगातार उसका वोट प्रतिशत बढ़ा था जी। सबसे ज्यादा 2002 में था, लेकिन इस बार 4% घट रहा है जी। बिल्कुल। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुजरात का जो पिछला चुनाव हुआ उसमें आखिरी 2 हफ्तों में, और ये लोक नीति CSDS का जो सर्वे है उसके हिसाब से 43% लोगों ने आखिरी 2 हफ्तों में तय किया कि वो किसको वोट देने वाले हैं। अगर 43% वो आंकड़ा है, उसमें आधे भी इस बार अगर डिसाइड करते हैं कि किसी एक पार्टी को देना है तो मेरे ख्याल से आंकड़ा बहुत ज्यादा बदल जाएगा। अभय जी, क्या आपको लग रहा है कि तस्वीर इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि इसके उलट नतीजे हो सकते हैं? देखिए, तस्वीर बदल सकती है। मैं दिव्यांग की इस बात से सहमत हूं, वो काफी बदलेगी, क्योंकि भाजपा को जो आप वोट मिलते दिखा रही हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वोट हर क्षेत्र में जोड़ दें तो वो भाजपा से ज्यादा हो जाते हैं। सीधे सीधे एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, सरकार विरोधी भावनाओं की नुमाइंदगी करने वाले वोट बढ़ रहे हैं, इसलिए भाजपा जीत रही है। अगर वो एक ध्रुव पे चला जाए तो भाजपा ये चुनाव हार जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पे आंकड़े ही कह रहे हैं, इसके लिए किसी बहुत विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। भाजपा चुनाव हार सकती है अगर एंटी इनकम्बेंसी की वोट एक ध्रुव पे चले जाए। आप अभी आंकड़े जोड़ लीजिए, हर क्षेत्र में भाजपा हार जाएगी। संभव है क्या ऐसा? नहीं, संभव तो सब कुछ हो सकता है। संभव क्यों नहीं हो सकता? जब हम कह रहे हैं तस्वीर बदल सकती है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर जनता का एक हिस्सा, आप बता रहे 43% लोग आखिरी मौके पे तय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में करीब 26-27% लोगों ने आखिरी मौके पे तय किया। वो लोग आखिर में क्या तय करेंगे, वो किधर जाएंगे? अगर वो भाजपा को विश्वसनीय मानेंगे तो भाजपा काफी जीतेगी। अगर भाजपा की विश्वसनीयता पर उन्हें संदेह होगा तो वो अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे और पार्टी ढूंढेंगे। और भाजपा 1985 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, मैं ये भी कह रहा हूँ। 1985 का कांग्रेस का रिकॉर्ड, जी बिल्कुल, कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन क्या यशवंत देशमुख जी टीवी स्क्रीन पर, अगर वो रीना जी मैं आ रही हूँ आपके पास, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बीजेपी चुनाव हार जाए गुजरात में? कुछ इस तरह का फेरबदल क्या होने की गुंजाइश दिखती है वहां पर? यशवंत जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक जल्दी से छोटी सी टिप्पणी सवाल पर आप। जैसे कि अभी अभय दुबे जी ने कहा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट जोड़ दें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि जो पीएम की पॉपुलैरिटी की जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा है, पीएम की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा, और लोगों का कनेक्ट पीएम से बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जो मैं देखता हूं कि आम आदमी पार्टी की फाइट जो है इस बार वो मेन अपोजिशन बनने की है, बिल्कुल। और उनकी भी, वो भी जानते हैं कि उनकी, हालांकि वो अटैक कर रहे हैं बीजेपी को क्योंकि सत्ता में वो है, लेकिन वो जो ज्यादा स्पेस खाने की जो उनकी कवायद है वो मेन अपोजिशन बनने की है, कांग्रेस की स्पेस खाने की है। और हमने ये भी देखा कि एक बार वो जब मेन अपोजिशन में आ जाते हैं, जैसा कि पंजाब में हुआ, फिर आगे के लिए दिक्कत, आगे के लिए मुश्किलें बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो बीजेपी का भी वोट शेयर खा रही है लगातार। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी आकर कब तक चुनाव जीतती रहेगी गुजरात में, क्योंकि वहां पर सीएम का चेहरा बदल दिया जाता है। सीएम का नाम भी बहुत सारे लोगों को, अगर गुजरात के बाहर हम देखें तो उस तरह से नजर नहीं आता है ऐसे में। लेकिन इस बार कम से कम बड़ा आंकड़ा यही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बंपर सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, और ऐसा गुजरात के इतिहास में बीजेपी में पहली बार होगा अगर इतनी सीटें वो लेकर आती है फाइनल नतीजों में भी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। 131 से 139 सीटें हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। सबसे ताजा ओपिनियन पोल हमने देश के सामने रखा है। 2017 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी सीधे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस को। अब क्या चुनावी तारीखें जब नजदीक आएंगी तब भी आंकड़े इसी तरह के रहेंगे, इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।